ठीक है, तो आप लोग ट्राई करके तो आए होंगे, ट्राई करते हैं। आइए बताओ, ट्राई किया है तो डाउट बताओ, सीधा डाउट ही डिस्कस कर लेते हैं तो, है ना। सर क्वेश्चन 19। क्वेश्चन नंबर 9। 19। अच्छा 19 सीधा, ओके, बाकी सब हो गया। हाँ सर, मेरे को भी लास्ट में डाउट है 22-23, पहले शुरू के देख लो डाउट डाउट। हाँ 19 में क्या एक्चुअली देखो, सो 19 क्वेश्चन इज सेइंग x and y be random variable having chi-square distribution with 6 and 3 degree of freedom. तो with 6 degree of freedom and 3 degree of freedom, so which of the following statement is true? चलो ट्राई करके देखते हैं। ओके सो x is chi-square with 6 degree of freedom, है ना, and y has distribution chi-square with 3 degree of freedom. Fine. एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि डायरेक्टली यू कैन नॉट फाइंड द प्रोबेबिलिटी इन काई स्क्वायर, क्योंकि वो इंटीग्रेशन डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा, है ना। सो अगर आप इंडिविजुअली ये ट्राई करो, इंडिविजुअली ये ट्राई करो, मतलब ऐसे अगर स्टार्टिंग में जब आप अप्रोच करोगे, है ना, मैं कह रहा था ग्राफ से भी सोच सकते हो। हाँ ग्राफ से इजीली हो जाएगा, 0.7 ग्राफ से तो इजीली हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ जैसे इनिशियली, जैसे अब कोई पहली बार क्वेश्चन देखा तो हम लोग जैसे फर्स्ट टाइम कोई क्वेश्चन देखते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि कैसे कर सकते हैं, पहले तो ये डिसाइड करते हैं ना, करते हैं क्या करेंगे कैसे, फिर जाके आप डिफरेंट अप्रोच ट्राई करोगे, आपको लगा ये बेटर है वैसे करके। तो मतलब इनिशियली कोई सोच सकता है कि प्रोबेबिलिटी निकाल के देखते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि इसकी पीडीएफ लिखोगे, ट्राई कर सकते हो ऐसे। सो एफ एक्स ऑफ एक्स अगर आप लिखो काई स्क्वायर 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ग्राफ से बहुत इजीली हो जाएगा। आपको ये आइडिया है कि डिग्री ऑफ, सकते हैं ना हाँ आप, और अगर प्रोबेबिलिटी के लिए नॉर्मल बना रहे दोनों को तो शायद निकाल सकते हैं, अगर प्रोबेबिलिटी निकाल के करना है तो। तो इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा उसमें, फिर वो इंटीग्रेशन भी कितना डिफिकल्ट है उस पर डिपेंड करता है। तो सिंपल ये है कि आपको अगर आइडिया है कि लाइक डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीज होने से क्या होता है, ग्राफ काई स्क्वायर का देखा था ना, हाँ सो देखो देखिए वो स्प्रेड होता जाता है पूरा। मतलब इस तरह तो ये मतलब सपोर्ट है। चलो अभी ऐसे देखते हैं, तो इसका एक तो ये ऐसा है कि ना ऐसा रहेगा, एक इस तरह से एक होगा, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, मान लो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम y वाला 3 है ना, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ेगी तो क्या होगा, पीक कम होगी ना, है ना, पीक कम होगी और हाँ एक्स एक्सिस का एरिया वहां तक बढ़ेगा। तो लाइक ये तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ तुम्हारे पास जैसे रफली मैं बनाऊं इस तरह कुछ केस बनेगा। अच्छा एक मिनट, एरिया तो तुम्हें क्या बोला एक्चुअली 0.7 है ना, तो तुम्हें अगर ये आइडिया हो कि किस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा, तो इधर का तो इजीली डिसाइड कर सकते हैं हम लोग, इधर लगभग वही सर कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे उसका। हाँ तो इजीली रहेगा। जैसे 0.7 कहीं ना कहीं 0 के करीब होगा, मान लो 0.7 यहाँ पे है फॉर एग्जांपल, तो इजीली आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या होगा, है ना, इस तरह से यहाँ पे रहेगा। सो कॉम्प्लीमेंट ले लो, हाँ फर्स्ट पार्ट का कॉम्प्लीमेंट ले लो, जो पहला पार्ट ए है ना उसका कॉम्प्लीमेंट लेके आप इजीली देख पाओगे क्या आंसर होगा, कैसा होगा। सर बोलो बोलो, मतलब यहाँ तो एक पॉइंट से स्टार्ट होगा, हाँ बताओ। सो अगर तुमसे ये पूछा जाए, मान लो ये तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन किसका है, y का है ना, काई स्क्वायर 3, और ये होगा x जो है काई स्क्वायर 6, ओके हाँ बोलो। सर दिस क्वेश्चन व्हाई आर डूइंग दिस,
सर जनरलाइज काय नहीं कर पा रहे वो भी कर सकते हैं। इसी को एक्चुअली काई स्क्वायर में क्या है, यहाँ पे तुम जैसे पीडीएफ से डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज हो रहा है ना, तुम पीडीएफ से भी हम ट्राई कर सकते हैं, पीडीएफ से भी करके देखते हैं, उससे भी ट्राई कर सकते हैं कोई दूसरे अप्रोच से। अब तुम्हें सोचना पड़ेगा क्या क्या अप्रोच हो सकता है एक्चुअली। सो ये वाला थोड़ा इजी अप्रोच है, क्योंकि इसका ग्राफ बनाना है ना, मतलब हमने ग्राफ देखा था लास्ट टाइम कैसा होता है। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ेगी तो वैसा होगा, नॉर्मल भी कई बार ऐसा करते हैं हम लोग। वो तो जिसने सॉल्यूशन देखा है वही बोल सकता है ना। यस यस, नहीं वो उससे ट्राई करे तो ये तो सीडीएफ से सोचेगा ना। हाँ कोई बात नहीं, उससे भी ट्राई कर सकते हो तुम, तो तुम्हें सीडीएफ निकालना पड़ेगा उस पे क्या होगा। देखो क्वेश्चन ये भी है कि जिसने क्वेश्चन बनाया है उसका क्या अप्रोच रहा है, किस अप्रोच से बनाया है उसने ना, तो सोच के कैसे बनाया है, तो वो एक्चुअली पूछना चाह रहा है। तो ऐसे 3 डिग्री मतलब अभी ये अप्रोच समझ के देखो क्या होगा इससे। हाँ क्योंकि मुझे तो डायरेक्टली पता है क्योंकि मैं कई सालों से करा रहा हूँ क्वेश्चन ये, तो मुझे तो ऐसे ही पता है मतलब कि कैसे सॉल्व। फर्स्ट टाइम तुम सोचोगे तुम ये भी कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी निकाल के देखोगे, यू कैन अप्रोक्सीमेट, या इसका पीडीएफ लिखो फिर उसको इंटीग्रेट करो 0.7 से इन्फिनिटी में, ये कर सकते हो तुम, यहाँ पे भी ऐसा कर सकते हो। तो पीडीएफ लिख सकते हैं ना इसका, पीडीएफ तो लिख ही सकते हो। ये तुम्हारा गामा में है ना, गामा में 3,1/2 है, जैसे ये गामा 3/2 सीडीएफ पोस्ट फॉर्म में नहीं होगा, इंटीग्रेट करना बहुत डिफिकल्ट होगा वहाँ पे, आई थिंक प्रॉब्लम आएगी। तो यही है एग्जाम में, जैसे इस तरह क्वेश्चन या तो नहीं हो रहे हैं तो छोड़ो, या फिर हो रहे हैं जल्दी। अब यहाँ पे इजिली दिख जाएगा कि 0 एक क्लोज नंबर है ना ये, तो यहाँ तुम सिर्फ ये क्या देख पा रहे हो कि जो प्रोबेबिलिटी है ये y है तुम्हारा, तो y लेस देन 0.7 और प्रोबेबिलिटी x लेस देन 0.7, इसको तुम इजिली कंपेयर कर पाओगे एक्चुअली यहाँ पे। सो x लेस देन 0.7 ये वाला प्रोबेबिलिटी होगा पीडीएफ के अंडर का एरिया। सो ये तुम्हारा x लेस देन 7 है, y सॉरी x लेस देन 0.7 ना, हाँ, और y लेस देन 0.7 करोगे सो ये y डिग्री ऑफ फ्रीडम कम है ना y की, हाँ, सो ये है, तो ये पूरी आ जाएगी तुम्हारी ये वाली वैल्यू पूरा। सो दिस इज मोर ना, तो इसका कॉम्प्लीमेंट ले लो, क्या हो जाएगा, चेक करो एक बार सही लिखा हूँ, x क्या है, हाँ है ना, तो x की वैल्यू कम है, तो इसका तुम अगर कॉम्प्लीमेंट लोगे तो क्या आएगा, क्या मोर देना, तो कॉम्प्लीमेंट लोगे तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी y मोर देन 0.7 और यहाँ हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x मोर देन 0.7, ठीक। और ये इनइक्वालिटी, इसकी कॉम्प्लीमेंट लिया हमने, इसका भी कॉम्प्लीमेंट है, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। सो रिवर्स का मतलब अब ये ऐसा हो जाएगा, है, तो x मोर देन 0.7 ज्यादा है, तो वैसे तो a ही ट्रू हो गया ना, ऐसे तो वैसे तो a ट्रू हो गया। ऐसे 3 और 6 वाला किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, अराउंड 4 पे, 4 पे नहीं है ना, 3 एंड 6, हाँ 3 पॉइंट समथिंग पे है ना। तो ये नंबर तुम्हारा ग्राफ ध्यान से अगर तुम देखोगे ना, तो ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा, मान लो रफली 3.5 होगा यहाँ पे, ये वाला पॉइंट अप्रॉक्स है। अगर ग्राफ तुम देखो, ध्यान से ग्राफ देखोगे, ये वैसे कैलकुलेट करोगे तो, ठीक है ना। तो एक तो ये अप्रोच हो गया, इससे सिंपली ये ट्रू हो गया। दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है, हाँ भाई तुमने ट्राई किया है क्वेश्चन सॉल्व करने का किसी और अप्रोच से, अब तुम्हें डिफरेंट अप्रोच ट्राई करने पड़ेंगे कि व्हाट कैन वी डू, है ना, वो चीज है। चूंकि ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन है तो ए ट्रू हो गया, तो बाकी को देखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये अप्रोच एक है। दूसरा अप्रोच तुम पीडीएफ लिख के देखो कि 1/γ3 है ना, फिर 2 की पावर 3 यहाँ पे आ जाएगा, x की पावर स्क्वायर, ठीक है ना, एंड e की पावर -x/2। तो ये हो गया तुम्हारा पीडीएफ। y का अगर कैलकुलेट करोगे तो 1/γ, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2, 2 की पावर 3/2, x की पावर 3/2 -1 1/2,
यानी e की पावर माइनस एक्स बाई टू। अब देखो इसमें तुम कैलकुलेट कर पाओगे इंटीग्रेशन इजीली। तुम्हें x के टर्म में ही लिख दिया, y के टर्म में लिख लो। तो यहाँ इंटीग्रेशन मुश्किल होगा एक्चुअली। तो ये एक अप्रोच है ना, मतलब ये एक अप्रोच है तुम्हारे पास। ना ऐसे डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत लार्ज होता तो ज्यादा देखो, क्योंकि n जितना लार्ज होगा अप्रोक्सीमेशन उतना करेक्ट आंसर देगा। बट यहाँ तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कम है तो तुम अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, बट जरूरी नहीं एक्यूरेट आंसर देगा वो। ठीक है, दिस इज अप्रोच फाइन। तो जैसे इस तरह के केसेस है, नॉर्मल का है या काई स्क्वायर का है, मतलब ग्राफ का थोड़ा आइडिया होना चाहिए आपको। टी का है या एफ का, एक बार ग्राफ देख लो टी का क्या है, नॉर्मल का ग्राफ कैसा होता है पीडीएफ का। बाकी का भी देख सकते हो तुम, जो कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है सब में तुम ग्राफ, एक पीडीएफ ग्राफ का आइडिया ले सकते हो। तो कई बार उसका आसान फंक्शन है, फंक्शन ग्राफ तो ड्रॉ कर ही सकते हैं। जैसे एक्सपोनेंशियल है उसका भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो तुम, तो मुश्किल नहीं है ना। ठीक है, देखिए दिस इज वन अप्रोच, इससे ही आंसर आ गया, पहला ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। सर 23 23 ओके, सो क्या बोला जा रहा है कि x1 x2 x3 x4 x5 with the order statistic based on a random sample of size 5 from continuous distribution this, then sum of possible values of r such that for which e of xr is finite, जिसका मीन फाइनाइट होगा। तो ये देखो तुम यहाँ पे अगर ट्राई करो, सर मैक्स निकाल दो। हाँ उससे पता चल जाएगा। मतलब मैक्स का तुम ये कहना चाह रहे हो? मतलब मैक्स निकालते जाएंगे तो पहले देखते जाएंगे पीछे से कि अगर उसका ये केस नहीं कर रहा तो उससे नीचे वाले का देखेंगे। ठीक है, तो तुम फाइंड करोगे ना। मतलब सर लकीली मैंने ऐसे करा था, 5 का ही नहीं कर रहा था, मतलब x5 मैक्स का बाकी कर जाएंगे तो 10 आंसर आ जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तुम हाईएस्ट से स्टार्ट कर सकते हो, तुम्हें देखना पड़ेगा कि सर ये वैसा आएगा। आपको याद है आपने ये रोटनी का क्वेश्चन बेसिकली, मतलब उन्होंने सर ये मदद कराया था कि मीडियम रोटनी का है, तो आपने एग्जांपल में दिया था इसमें वो बीटा ही बनेगा 1 - 1 बाय x कर दिए, तो वो बीटा से डायरेक्टली दिख जाएगा कि किसका एग्जिस्ट करेगा किसका नहीं करेगा। तो एक काम करो ना, आरएथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ लिख लो, है ना, ये भी कर सकते हो तुम। सो आरएथ ऑर्डर स्टैट्स का पीडीएफ लिखोगे, तुम्हारा क्या बनेगा 5 फैक्टोरियल अपॉन r - 1 फैक्टोरियल, फिर 5 - r फैक्टोरियल, ये है ना। देन इसका सीडीएफ निकाल लो, सीडीएफ ऑफ x, और इसकी पावर तुम्हारे पास आएगी कितना, r - 1 1 माइनस सीडीएफ की पावर x, 5 माइनस r इंटू पीडीएफ ऑफ x। तो पहले ये कैलकुलेट कर लो पहले चाहो तो, है ना। तो इससे तुम्हारे पास rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ आ गया, है ना। तो इसका सीडीएफ क्या आएगा, तो पीडीएफ दे रखा है, इसका सीडीएफ क्या आता है, इंटीग्रेट कर लो 1 से x में। 1 - 1 बाय x। अच्छा 1 - 1 बाई x हो गया। सो 5 फैक्टोरियल, 5 बार भी कर सकते हो, तो उसको ऐसे लिख सकते हो तुम। ठीक है, अभी रहने दो। तो ये तुम्हारा हो गया 1 - 1 बाई x, इसकी पावर r - 1, फिर 1 बाई x, इसकी पावर 5 माइनस r 1 बाई एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ। तो इधर लिख देता हूँ, देखो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, तो लाइक क्या होगा, इसको ऐसे रखो अभी r - 1 फैक्टोरियल, इसको बीटा में क्या लिख सकते हैं
अगर बीटा फंक्शन में लिखना हो तो इसको क्या बोल सकते हो, गामा में अगर लिखोगे तो क्या होगा, ये गामा आर हो गया ना, दिस इज गामा 6 माइनस आर और दिस इज ऑफ गामा 6, ये ना। तो बीटा में क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन बीटा, मतलब बीटा फंक्शन बोल रहा हूं मैं इसको, तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ बीटा फंक्शन में, 1 upon beta r, 6 minus r. 6 माइनस आर। है ना। तो ये चीज तुम ऐसे कर सकते हो ना। चलो देखो, तो यहाँ से आया तुम्हारे पास 1 माइनस 1 बाई एक्स, इसको सिंप्लीफाई कर लो, है ना। सो r माइनस 1 एंड 1 बाई एक्स की पावर 7 माइनस आर, 7 माइनस आर। ये है। तो यहाँ से भी वही तुम एलसीएम यहाँ पे अगर ले लो क्या x माइनस 1 बन जाएगा, तो उससे भी कर सकते हैं। सर वैसे भी ठीक है, इसकी पावर में r माइनस 1 है, यहाँ पे प्लस माइनस पुट कर लेते हैं तो 6 माइनस ही बचेगा, बन गया पूरा फंक्शन। ओके, तो देखिए वेरिएबल x, बीटा r 6 माइनस r फॉलो कर रहा है, लेकिन बीटा फर्स्ट काइंड में जहाँ x रहता है ना, तुम लोग 1 बाई एक्स में क्यों फंक्शन बनाते हो बीटा? टी में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, एक काम करो आप ऐसे ले लो, हाँ जैसे 1 माइनस 1 का x को t पुट कर लेते हैं, हाँ, फिर इसको चेंज कर लेते हैं पूरा, जैसे आप ऊपर ही देख लो ना, आप फिर 1 बाय x को t ले लेते हो, तो वो जो 1 बाय x स्क्वायर है वो भी हट ही जाता है एक तरह से, हाँ 1 माइनस t की पावर 4 माइनस 1 रह जाएगा, और वहाँ पे सिर्फ t की पावर 5 माइनस r। ये वैसे भी इसको तुम उसमें कन्वर्ट कर लो, या इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूँ, अगर x माइनस 1 की पावर r माइनस 1 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में x की पावर क्या आ जाएगी, मतलब 6 हो जाएगी ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर इसको मैं फर्दर थोड़ा और लिखूं तो ये कुछ वैसा बन जाएगा, f ऑफ एक्स आर एक्स, सो ये तो 1 अपॉन बीटा फंक्शन है तुम्हारे पास r, 6, ठीक है, ठीक है ना। डेफिनेशन बीटा फंक्शन है ना, गामा r गामा, एक मिनट, इसको क्या लिखना पड़ेगा, 6 लिखेंगे या वो लिखेंगे 6 माइनस आर, 6 माइनस आर लिखना पड़ेगा, r, 6 माइनस आर, तो ये होगा। एंड ठीक है, गामा दिस दोनों का सम ऊपर है, ओके। यहाँ पे तुम अगर लिखो तो x माइनस 1 की पावर बनेगी r माइनस 1 और x की पावर यहाँ बन जाएगी तुम्हारे पास 6। देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जब इंटीग्रेट, देखो अब इसका आसान तरीका बता दो, सिंपल क्या है कि जब तुम ex फाइंड कर रहे होगे ना, जब ex तुम इसका फाइंड कर रहे हो, मतलब ex r बोल दो, जब तुम ex r फाइंड कर रहे हो तो क्या करोगे तुम, इसमें इसकी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ इसको हटा सकते हो। ex r अगर तुम फाइंड कर रहे हो तो क्या करोगे कि यही वाला तुम पीडीएफ, यही वाला तुम यूज करो, कोई दिक्कत नहीं, इसी को यूज करना। तो क्योंकि यहाँ पे हमें ये जरूरत नहीं पीडीएफ क्या है, जरूरत मुझे देखना है कि मीन कब एग्जिस्ट कर रही है ना, मैं ये देखना है कि मीन कब एग्जिस्ट कर रही है, तो यही वाला, इसकी कोई जरूरत नहीं इतना खास, आपको मीन पे जाना है, तो मीन अगर फाइंड करोगे ना तो इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब लिख दिया ऐसे तो, लेकिन क्वेश्चन अगर सॉल्व करने के पर्पस से देखो तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, एक्चुअली काम आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से सिंप्लीफाई हो जाएगा एक्चुअली। क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, x टाइम इसका पीडीएफ f ऑफ एक्स आर dx 1 to infinity, जरा से पुट कर लो इसको, तो 1 to infinity x, यही वाली चीज पुट कर लो, इसको चाहो तो ऐसे पुट कर है, वैसे 1 अपॉन बीटा में लिख दो, चलो जैसे मैं लिखा था ये यूज कर लेता हूँ, इस ये तो वही चीज है ना, तो दिस इज बीटा r, 6 माइनस r, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा, पुट कर लो वो वैल्यू ना, तो 1 माइनस 1 बाई एक्स, इसकी पावर है r माइनस 1, 1 बाई एक्स की पावर 5 माइनस r, सॉरी 5 माइनस r, 5 माइनस, हाँ रुको एक मिनट, इसको पहले मैं कैलकुलेशन करता हूँ, देखो सो n2 में क्या होगा 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, अभी ऐसा है, तो
अब तुम 1/x को t सब्स्टिट्यूट कर लो यहाँ पे, तो क्या होगा? हाँ, तो बीटा फर्स्ट पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देख लो बीटा फंक्शन का इंटीग्रेशन कब एग्जिस्ट करता है, तुम्हें रूल याद है ना? तो वो कब एग्जिस्ट करता है उससे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ आपको क्या करना, 1, ये तो कांस्टेंट है अभी बीटा, यहाँ पे 1 बीटा r, 6 माइनस r है ना, तो इसको कांस्टेंट बाहर है 1 to infinity। अभी क्या करो तुम, 1/x को t ले लो, तो ये x यहाँ जाके इसकी पावर 1 कम कर देगा, है ना? तो वैसा कर लो, तो इसको 1/x को t लेके सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आएगा। तो ये तो चलो d, इसको ये x क्या करेगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेगा ना। तो जैसे मैं अगर लिखूं इसको मैं कॉपी करके ऊपर लिख देता हूँ, फिर इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। थोड़ा सिंप्लीफाई करो इसको आप लोग। ठीक है, सो देखो अभी क्या करना है आपको, इसको सिंप्लीफाई करना है। सो ये x अगर मैं कैंसिल करूंगा इसके साथ, तो यहाँ पावर क्या बचेगी, एक कम हो जाएगी, कितना 4 माइनस r। इस x को मैं हटा देता हूं, तो 4 माइनस r, और ये वाला x कैंसिल कर दिया मैंने, इस x को मैंने हटा दिया। सो ये x ना इसके साथ कैंसिल कर दिया। अब ऐसा क्यों किया मैंने, ताकि आप अगर यहाँ सब्स्टिट्यूशन करो t इज इक्वल टू 1/x को, ठीक है ना, जस्ट ये पीडीएफ यूज किया मैंने, यहाँ पे मीन निकाल रहा है सिंपली, तो x इंटू पीडीएफ ऑफ rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। सो अब ये चेंज हो जाएगा रेंज भी, इसका t का रेंज भी चेंज हो जाएगा। सो t का रेंज चेंज होगा आपका, तो क्या बनेगा देख लो। सो ये 1 माइनस t की पावर r माइनस 1 t की पावर 4 माइनस r dt, हाँ कितना आएगा 0 to 1। तो ये 0 to 1। अब आपको पता है कि बीटा फंक्शन में कि इंटीग्रल कब फाइनाइट होगी कब इनफाइनाइट होगी, तो इसकी वैल्यू फाइनाइट कब आएगी आप ही लोग बताओ। दिस इज फाइनाइट व्हेन r शुड बी क्या होता है, आपको याद है बीटा फॉर्म क्या आता है, x 1 माइनस एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 और x की पावर, या उल्टा कर लो, इसको पहले उसको बाद में, हाँ x की पावर अल्फा माइनस 1 एंड 1 माइनस एक बार बीटा माइनस 1। बीटा फंक्शन याद करो, बीटा फंक्शन मैथ्स वाला जो है, तो उसमें आप सिंपली ब्रेक करोगे तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, मैं ये बोल रहा हूँ। सो व्हाट इज दैट अल्फा, 3 माइनस r, तो सॉरी यहाँ पे -1 करना है ना, 5 माइनस r, तो 5 है ना, उसको तुम ब्रेक कर लो। बेसिकली r 5 नहीं हो सकता, 1 बाई बीटा r 6 माइनस r रहने दो, इसको मैं बोल रहा हूँ ना, इसको 0 to 1 ऐसा समझो आप, t की पावर अल्फा माइनस 1 माइनस t की पावर बीटा माइनस 1 dt, ऐसा है समझो आप। तो आपको बताना है कि अल्फा के प्लेस पे क्या है, तो अल्फा के प्लेस पे है ना अल्फा माइनस 1 को 4 माइनस r रख दो, ठीक है, तो 5 माइनस r हो गया ना अल्फा की जगह 5 माइनस r, और बीटा के प्लेस पे क्या है, बीटा माइनस 1, यहाँ पे r माइनस 1 है, सो बीटा r है। अब ये इंटीग्रल फाइनाइट कब आएगी, दिस इंटीग्रल इज फाइनाइट कब, व्हेन r less than 5. है ना। तो मतलब ये था इसमें कि अल्फा शुड बी मोर देन 0, बीटा शुड बी मोर देन 0, यही ना। तो यहाँ अल्फा शुड बी मोर देन 0, बीटा शुड बी मोर देन 0, तो यहाँ पे आपके पास अल्फा मोर देन 0, बीटा मोर देन 0, सो r मोर देन 0, और यहाँ से 5 माइनस r मोर देन 0, तो r क्या होना चाहिए, लेस देन 5, सो r लेस देन 5 एंड मोर देन 0 अलाउड है। सो r की वैल्यू 0 से 5 तक ओके है, 5 नहीं है, सो r फ्रॉम 0 to 5 इज ओके। तो ये इंटीग्रल फाइनाइट आएगी अगर r की वैल्यू आप 1 2 3 4 रखते हो, तो 5 पे फाइनाइट नहीं आएगी। तो यहां पे मतलब ये हो गया कि r की वैल्यू 1 2 3 4 ओके है, 5 रखने पे ये इंटीग्रल इन्फिनिटी, हम बीटा फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, किसी इंटीग्रल एग्जिस्ट इट इज फाइनाइट इफ अल्फा इज मोर देन 0, बीटा इज मोर देन 0। तो इसको यूज नहीं किया हमने, यही वाला यूज कर लिया। तो यहाँ से आंसर 1 + 2 + 3 + 4 यही होना चाहिए, ठीक है ना, 10 हो गया 10, यही है सर। ठीक है ना। सो देखो किसी को डाउट है तो बताओ इसमें। तो आपको सिंपली पीडीएफ, हमें एक्सपेक्टेशन का डेफिनेशन यूज करना है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स x टाइम पीडीएफ ऑफ rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। अब उसके बाद हमने क्या किया, जस्ट इसको 1/x को t ऐसा इसलिए कन्वर्ट किया ताकि ये बीटा फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए।
अब बीटा फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए, तो बीटा फंक्शन को एग्जिस्ट करने का रूल ये है, बीटा फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, अब वो तब एग्जिस्ट करेगा जब अल्फा मोर देन 0 बीटा मोर देन 0। देखो अल्फा की जगह पे क्या है, तो अल्फा के प्लेस पे यहाँ 5 माइनस आर है ना, -1 करना पड़ेगा, और बीटा के प्लेस पे आर है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव होने के लिए देख लो आर क्या हो सकता है। ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, देखो बताओ। नहीं सर, ठीक है। 20 फिर डिस्कस करना। तो सिंपली आप एक्सपेक्टेशन निकालो डायरेक्टली, और क्या नंबर है उससे मतलब नहीं है मुझे बस ये पूछ रहा है कि एग्जिस्ट करना चाहिए, तो क्या आंसर है मीन, मतलब मीन की वैल्यू क्या है मुझसे मतलब नहीं, मुझे ये है कि किस वैल्यू के लिए ऑर्डर स्टैट्स की पीडीएफ मीन एग्जिस्ट करेगी, वो देखना था। चलो 25 का 24 तो कल ही डिस्कस कर रहे थे हम लोग लास्ट में, कल क्लास के एंड में। 25 का डी वाला पार्ट, तो ये तो कल ही मैंने थ्योरी में कल बताया, कुछ दिन पहले बताया था, देखो जरा, मतलब हम लोग कल ही तो बताया ना शायद में, देखो ट्राई करते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। सो एक्स वाई बी द नॉर्मल 0 1, ठीक है, एक्स वाई जो है IID नॉर्मल 0 1 है, और u जो है x अपॉन वाई है, सो क्या होगा x अपॉन वाई, स्टैंडर्ड कॉची आ जाएगा, स्टैंडर्ड कॉची। और बताओ ये स्टैंडर्ड कॉची किसके आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड था, t में, T1 के, तो u का डिस्ट्रीब्यूशन T1 भी है एक्चुअली, और आपको याद हो कि T1 का स्क्वायर किसके आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड था, सर F1 नहीं F1 कॉमा उसमें देखो मैं लिखाया था कल लास्ट क्लास में, सो टी स्क्वायर, अगर हमने क्या कहा था, टी स्क्वायर 1 है ना, अच्छा टी स्क्वायर 1 है तो 1 हो जाएगा ना, एक बार चेक करो, ये मैंने क्लास में लिखाए हैं ये रिजल्ट जब पढ़ा रहे थे, सही है, वो टी स्क्वायर एंड पे था, वो टी स्क्वायर एंड पे 1 था, ठीक है ना। हाँ Tn, मतलब ये है कि Mn में अगर तुम m को 1 रखते हो तो वो Tn बन जाएगा, नहीं ना, हाँ Tn बनता है वो स्क्वायर, तो ये ठीक है, मतलब ये तो क्लास में हमने डिस्कस किया ये, है ना। हाँ सर सी देखो एक बार, और बिल्कुल। गोल्ड सी बोलो, ये बताओ। एक मिनट देखना हमारे पास, हाँ ठीक है ना। तो हमने जो क्लास में लिखाए थे आपको कि लाइक जो ये रिजल्ट दिखाया था कि जैसे F1 कॉमा जो n है दैट इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ T डिस्ट्रीब्यूशन विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम के होल स्क्वायर के, ये चीज है, मतलब ये बोल दो कि F1n हैज डिस्ट्रीब्यूशन Tn स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक। तो अभी अच्छा मैं अभी एक लिख दिया, अभी आपको देखना है यहाँ पे क्या करना है मुझे, अब सो वो चीज, अब आपके पास क्या है यहाँ पे, z क्या है, मॉड u है, सो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा मॉड u का, 2 टाइम्स कॉची, है ना, हाँ 2 टाइम्स जो पीडीएफ कॉची का है, तो क्या ये F1, तो ये F11 के इक्वल होगा, नहीं होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। सर एक सेकंड, सर आई गेस कोई बात हम्म कॉची 01 एंड टी का सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कॉची सर वही हैं, बात,
तो यहाँ से जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा तुम्हारा, जेड स्क्वायर इज लाइक यू स्क्वायर, ये ना, और यू क्या है, स्टैंडर्ड कॉची, स्टैंडर्ड कॉची का मतलब टी डिस्ट्रीब्यूशन, यही ना। तो भैया ठीक तो है, देखो ध्यान से, यहां से स्क्वायर लगाओगे तो क्या होगा, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड यू स्क्वायर, मॉड यू स्क्वायर इज यू स्क्वायर ओनली, एंड यू क्या है, यू टी1 है ना, यू जो है टी1 है, क्योंकि यू स्टैंडर्ड कॉची है, स्टैंडर्ड कॉची का डिस्ट्रीब्यूशन टी1 के इक्वल है। सो ये एक्चुअली जो है ये टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ 1 डिग्री फ्रीडम का स्क्वायर है, ठीक तो है। एक लाइन में दिख गया ना कि यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, तो जेड स्क्वायर इज यू स्क्वायर एंड यू इज स्टैंडर्ड कॉची, स्टैंडर्ड कॉची इज टी1, टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ 1 डिग्री फ्रीडम, तो टी1 है तो u इज टी1 एंड देन यहाँ से u स्क्वायर टी1 स्क्वायर, और टी1 स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन f11 होता है, सर CO चेक करना है। ठीक है ना। तो टी1 स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन f11 इस थ्योरम से, दिस इज द रिजल्ट, इस रिजल्ट से, तो ओके। कौन सा सी ऑप्शन, एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर टी जेड, इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है, mgf ऑफ z ना, हाँ जी। मोमेंट जेनेटिक फंक्शन ऑफ z, z क्या है मॉड u, तो u का mgf एग्जिस्ट करता है, नहीं तो इसका भी नहीं करेगा, नहीं पॉसिबल नहीं होता। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट होना चाहिए। नहीं बट ये यही तो ट्रू नहीं है भाई, तो तभी तो बोल रहा था। एक मिनट, इसने क्या रेंज भी देखना पड़ेगा तुम्हें, क्या है t की वैल्यू क्या है, मैंने यही बोला था ठीक है जी, बस इसके लिए हाँ ये देखना पड़ेगा रेंज क्या है एक्चुअली, है तो कन्वर्ज कर जाएगा। ना। तो नेगेटिव में उल्टा हो जाएगा ना। हाँ यहाँ पे क्या एक्चुअली मोड लगा दिया ना, एक मिनट, तो mgf ऑफ z जो है जीरो पे तो 1 ही आएगी ना, उसमें तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे mgf ऑफ z विच इज मॉड u, सो मॉड u का अगर तुम डिफाइन करोगे ना, एक मिनट, मॉड u में देखो, मॉड u का अगर मैं पीडीएफ लिखूं तो क्या आएगी, u का mgf एग्जिस्ट नहीं करता है, मॉड u का चेक करते हैं, मॉड लगाया ना इसने, तो मॉड लगाए हैं, तो यहाँ पे 1 अपॉन क्या है 2 टाइम 1 अपॉन पाई 1 प्लस, मान लो अगर u के टर्म में लिख रहा हूँ मैं कुछ, मान लो t वेरिएबल लिख देता हूँ मैं, या t तो वहाँ ऑलरेडी है तो t मत लिखो, कुछ और लिख लो, है ना, x में लिख लो मान लो, सो x में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है ना, और यहाँ x की वैल्यू मोर देन 0, सो अब तुम चेक करो एग्जिस्ट कर जाएगा, यहाँ पे चेक करके देखो जरा क्या होता है। मॉडियो कुछ नया नाम दे दो, मॉडियो क्या नाम दिया उसने, z दिया ना, चलो z, सो mgf of z at t, सो इसका क्या होगा इंटीग्रेशन e की पावर टी जेड इंटू जेड, ठीक है ना, 1 बाई पाई 1 प्लस जेड स्क्वायर, है ना, यहाँ जेड के टर्म में तुम चाहो तो इसको लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, जेड है, तो जेड स्क्वायर डी जेड, जेड की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी, ये 2 टाइम है, सभी जेड के लिए करेगा ये, देखना हो कब फाइनाइट आएगा, तो भाई सर वो नेगेटिव टी के लिए फाइनाइट आ सकता है, वो कन्वर्ज करेगा। क्योंकि जब आप इन्फिनिटी रखोगे यहाँ पे जेड को बाद में, हाँ तो अगर ये पॉजिटिव हुआ तो इन्फिनिटी हो जाएगी, हाँ, और जब इन्फिनिटी की हो जाएगा, अगर टी तुम्हारा पॉजिटिव हो गया और जेड तुम जब इन्फिनिटी रखोगे तो पॉजिटिव इंटू इन्फिनिटी हो जाएगी, ई के बाद इन्फिनिटी हो जाएगी, लेकिन अगर टी नेगेटिव रहा तो 0 रखो या इन्फिनिटी रखो, फाइनाइट तब भी आएगी, तो इसीलिए एक्चुअली ये रेंज यहाँ चेंज किया है, टी अगर 0 से इन्फिनिटी होता तो फिर डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता उस तरह से, है ना, तो यहाँ टी नेगेटिव है, पॉजिटिव टी के लिए डज नॉट एग्जिस्ट होगा, तो इसके लिए तो ये तुम्हें ध्यान देना रेंज क्या लिखा है ना, फॉर टी वहां पे
तो इसके लिए एग्जिस्ट कर जाएगा, ये फाइनाइट आ जाएगा में। ठीक है ना, इसलिए टी नेगेटिव दिया है ताकि ये एक्चुअली कन्वर्ज करे, वो टर्म फाइनाइट हो, e की पावर tz फाइनाइट हो। अदरवाइज इफ t इज पॉजिटिव देन वो इंफिनिटी, t जीरो मतलब पॉजिटिव एंड इंफिनिटी दे देगा कहीं ना कहीं। तो इसीलिए वो डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये गलत कह रहा है ना, तो मतलब ये गलत कह रहा है, कहना चाहते हैं। बी क्या है, जिन लोगों ने ट्राई किया बताओ। एक्सपेक्टेशन ऑफ z की पावर p फाइनाइट होगा फॉर p मोर देन इक्वल टू 1। नहीं है, नहीं है। ये तो गलत। तो हमने देखा था ना कि जो u है, u का एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट करेगा जब पावर लेस देन 1 होगा, है ना। p लेस देन 1 के लिए एग्जिस्ट करेगा, तो ये मतलब गलत कह रहा है। एंड u हैज कॉची डिस्ट्रीब्यूशन, तो यस, है ना। सर वो तो स्टैंडर्ड कॉची मॉडल है। हाँ हाँ, स्टैंडर्ड कॉची, तो कॉची है ना वो, तो स्टैंडर्ड कॉची इज कॉची ओनली, ठीक तो है। जैसे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही होगी। तो मतलब स्टैंडर्ड कॉची इज कॉची डिस्ट्रीब्यूशन ना, वो तो स्पेशल, मतलब वो तुम बोल दे, ठीक है कॉची डिस्ट्रीब्यूशन है ना, मतलब स्टेटमेंट गलत थोड़ी है। ठीक है, आई थिंक दिस इज फाइन। तो आपको ये रिजल्ट याद रखना पड़ेगा, ये हमने क्लास में डिस्कस किया था ना। ये वीके रोहतगी में रिमार्क है, उस पर इसने क्वेश्चन बनाए हैं ना। ये यहाँ पे पेज नंबर 268 वीके रोहतगी की बुक में रिमार्क नंबर 4 है, उसमें ये सारे स्टेटमेंट लिखे हैं, ये वाले। सर कौन सी बुक में सर? हाँ, वीके रोहतगी एंड AKMD सलाह, ये जो बुक है प्रोबेबिलिटी एंड क्या है, स्टैटिस्टिक्स, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, है ना। इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स बाय वीके रोहतगी, विजय कुमार रोहतगी। एंड दूसरा ऑथर है, ठीक है। तो इस बुक में ये जो रिजल्ट्स मैंने लिखे हैं, ये वाले कि जो स्टैंडर्ड कॉची वो T1 होता है या Tn का स्क्वायर F1n होता है, ये सब यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा। पेज नंबर 268 में है, रिमार्क 4। मैंने क्लास में डिस्कस किया है इसको, जब हम लोग F डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, जब पढ़ रहे थे तो हमने डिस्कस किया था। तो उसमें तुम्हें ये सब रिजल्ट मिलेगा। तो एक एक लाइन पढ़ोगे ठीक से ना, समझने की कोशिश करोगे तो सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। हाँ, Sir, 27. ओके। सबसे पहले नंबर 26 पे 26। अच्छा, ये रिग्रेशन का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आता है जनरली, रिग्रेशन मॉडल है, क्या है? सिंपल रिग्रेशन लाइन। हाँ हाँ, सिंपल रिग्रेशन मॉडल में दे दिया इसने। सो फिर आपको रैंक भी जवाब कराओगे, तब देखो। हाँ, ये टॉपिक अभी पढ़ाया नहीं मैंने, रिग्रेशन अभी कराऊंगा मैं। ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन में डिस्कस करूंगा अभी क्लास में, ये डिस्कस नहीं किया ना अभी। तो जनरली इसमें जो अब तक क्वेश्चन आए हैं, जैसे वो लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर पूछ लेता है, जो पैरामीटर है बीटा नॉट बीटा 1 उसका, और उससे आ जाएगा। सो बेस्ड ऑन द 10 डेटा पॉइंट्स कहाँ हैं? ये वाला ना, ओके। x1 y1 दिस इज दिस द सिंपल रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x एंड x ऑन y दे रखा है आपको, ठीक है। यहाँ से डेटा आ जाएगा और मतलब एक रिलेशन आ जाएगी। देन आपको x बार y बार दे रखा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज दिस। ठीक है, अभी रिग्रेशन जब पढ़ते हैं तो इसको डिस्कस करेंगे, अभी इसको छोड़ दो। नेक्स्ट बताओ। 27, इसमें कौन सा ऑप्शन सारे डिस्कस करूं? Sir, B वाला. ओके, तो एक्चुअली स्पेसिंग वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था ना, क्या होगा? अच्छा, तो यहाँ पे
नहीं सर, स्पेसिंग आपने किया नहीं है ना, इसमें नहीं, एक्चुअली यूनिफॉर्म के लिए था ना वहाँ पे, हाँ जब यूनिफॉर्म 01 है उसके लिए। हाँ, उसके लिए आपने हाँ। वो तो सर डायरेक्ट कर दिया कि बीटा में, वो तो पता ही है हमें। हाँ, अब यहाँ तो पे इसमें भी वैसे इन्होंने जो दिया है वो एक ही कॉन्सेप्ट पे है कि मैक्स माइनस मिन टाइम, तो उसका तो डायरेक्ट पीडीएफ होता ही है n/n-1 करके जो होता है। तो इन्होंने ऐसे बाहर से थोड़े से दे दिया, नहीं ज्वाइंट हमें ऐसे सिलेबस में है नहीं, लेकिन वैसे तो यहाँ पे ज्वाइंट की जरूरत यहाँ भी पड़ जाएगी ऐसे तो देखना चाहो तो। हाँ सर, ये क्वेश्चन थोड़ा ज्वाइंट टाइप का है। बाहर नहीं ज्वाइंट सर, वो हैं? टी वाले में, उसमें निकल जाएगा वैसे, वैसे- x1 भी निकल जाएगा, x2 भी। टी वाले में सिंपल इंटीग्रेशन कर देंगे, आ जाएगा। ठीक है, हाँ वही मैं कह रहा था कि जो कि मेन x2 भी हमें पता है, x1 भी हमें पता है, और इंडिपेंडेंट भी होगा। हाँ, ऐसे नहीं तो मैं ज्वाइंट का पीडीएफ दिखा देता हूँ, उससे आ जाएगा। x2 माइनस x1 का वो भी आ जाएगा ऐसे तो, डिस्ट्रीब्यूशन अगर फाइंड करना हो तो। ऐसे एक्सपोनेंशियल में फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन तो एक्सपोनेंशियल होता है ना, ये एक रिजल्ट है। ठीक है, हाँ हाँ यस सर, तो एक्सपोनेंशियल 2 हो जाएगा बेसिकली। हाँ, तो जैसे एक्सपोनेंशियल 2 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर जो डिफरेंस है, तो इसको हमें डिराइव करना पड़ेगा, या तो डिफरेंस का डिस्ट्रीब्यूशन डिराइव कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। तो अगर मैं लिखूं, चलो देखो बता ही देते हैं ना। तो जैसे हमने देखा था कि लाइक rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ क्या है, कि जैसे n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल एंड CDF ऑफ x इसकी पावर है r माइनस 1 एंड 1 माइनस CDF ऑफ x इसकी पावर n माइनस r fx ऑफ x। मतलब आपके पास x1 x2 x है, दे आर इन रैंडम वेरिएबल, जो IID है सेम PDF है fx और सेम CDF है कैपिटल fx। तो उस केस में ये होगा, ये बताओ xr और xs ऐसा बोल दो, दो रैंडम वेरिएबल है, और इसका मुझे लिखना है मान लो x1 x2 में लिख देता हूँ, तो क्या आएगा? सही इसी तरह रहेगा, r माइनस 1 s माइनस r और डिनोमिनेटर में एक मिनट, n माइनस s और ऊपर इन फैक्टोरियल। जैसे क्या होता है यहाँ पे, मान लो तुम्हारे पास दो नंबर है RS, ठीक है ना। सो क्या लिखते हो, n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल, फिर क्या आता है s माइनस r, s माइनस r s माइनस r माइनस 1 है ना। हाँ, s माइनस r माइनस 1 आएगा, एंड इनटू में फिर n माइनस s, n माइनस s n माइनस s। r और s कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है, r और s कोई नेचुरल नंबर है। तो यहां से अगर कंटिन्यू करें तो CDF ऑफ x एट, अभी दो वेरिएबल यहाँ पे है ना, तो x1 इसकी पावर कितनी होगी, r माइनस 1, हाँ इसकी पावर r माइनस 1, एंड इस पूरे की पावर r माइनस 1, फिर CDF ऑफ x2 माइनस x1, हाँ ये इसकी पावर क्या होगी s माइनस r माइनस 1, और इनटू में फिर CDF ऑफ x2, अच्छा 1 माइनस CDF ऑफ x2, 1 माइनस s 1 माइनस CDF ऑफ x2 ना, हाँ यहाँ पे वो x2 हो गया। तो आगे आएगा इनटू में 1 माइनस CDF ऑफ x2, इस पूरे की पावर आ जाएगी n माइनस s, देन
fx at x1 into fx at x2. fx at x2. So fx at x1, fx at x2, और यहाँ पे x1 x2 में क्या रिलेशन होगा? तो मैं r अज्यूम कर रहा हूँ लेस देन s ना, r कोई नेचुरल नंबर लेस देन s, तो xr की वैल्यू लेस देन xs होगी, तो x1 लेस देन x2, अभी अगर मैं ऐसा लिखा हूँ तो यहाँ पे जो सपोर्ट आएगा x1 लेस देन x2 आएगा। तो ये ज्वाइंट पीडीएफ हो गया अलग है ना। ऐसे दो के लिए ये है, वैसे ही हालांकि n के लिए तो काफी आसान रहता है, फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स n ऑर्डर है ना। तो इसका क्या होता है, ऑल n का, तो ये इजी है ना, f of x1 f n फैक्टोरियल हाँ इनटू में n फैक्टोरियल हो जाता है, क्योंकि वो n रैंडम वेरिएबल है ना, सो दे कैन बी अरेंज्ड इन फैक्टोरियल वेज। सर हमने बता दिया ना जो इस वजह से। हाँ x1 लेस देन x2 लेस देन x3 एंड लेस देन xn अब 0 अदरवाइज। तो हमने क्या लिखा कि rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ क्या है, rth ऑर्डर एंड sth ऑर्डर स्टैट, rs दो नेचुरल नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑर्डर स्टैट सेकंड ऑर्डर स्टैट्स मान लो r1 है s2 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पीडीएफ है, ये तो ज्वाइंट है, ऑल इन ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का ज्वाइंट पीडीएफ है। तो अभी जैसे मान लो तुम यहां से क्या लिख सकते हो, अगर जैसे हमें फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ हम यहां से लिख सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो, ठीक है, r को 1 और s को 2 रख के, एंड उसके बाद जो वहां बोला गया है तो उसके डिफरेंस का भी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे वीके में इस तरह क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन जैम में चूंकि उसने लिखा नहीं है ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का, तो उस पर नहीं देना चाहिए। लेकिन रिजल्ट अगर हम यूज करें कि सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, प्रूव करके दिखाया था ना, प्रूफ करना पड़ेगा यहाँ पे रिजल्ट लिखने से पहले। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या हमें प्रूव करना पड़ेगा, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, x1 का डिस्ट्रीब्यूशन तो पता है ना हमें, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स का डिस्ट्रीब्यूशन तो पता है यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स का पता है मुझे, तो यहाँ से a और c मतलब e ऑफ x1 भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि e x1 यहाँ पे क्या है, x1 x2 बोथ आर एक्सपोनेंशियल 1। तो मैंने बताया था कि रेट है ना इसका, जैसे सम हो जाता है, रेट का सम हो जाता है एक्चुअली, तो जैसे इसका 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा x1 क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज एक्सपोनेंशियल विथ रेट 2, तो मीन 1/2 हो जाएगा, क्योंकि इसका रेट 1 उसका भी रेट 1, रेट ऐड हो चला जाता है मिनिमम में, तो 1 + 1 2, तो रेट 2, रेट इज इनवर्सिबल मीन, तो मीन टू सी, तो ट्रू ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अब मेन ए और बी में एक्चुअली आपको x2 - x1 के बारे में जानना पड़ेगा, यही ना। अच्छा, इसमें जो तुम कह रहे थे किसको इंटीग्रेट करोगे, ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ x1 x2 को, डी में बताओ भाई, तुम बता रहे थे ना इंटीग्रेट कर देंगे, किसको इंटीग्रेट करोगे, इसमें दो केस है ना। हाँ हाँ, वैसे दो केस भी केस बना लो तुम चाहो तो, दो ही है ना, तो या तो x1 लेस देन x2 या x1 मोर देन x2 है। x1 more than x2। जैसे मैं अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, चलो ट्राई करते, कई सारे अप्रोच है, तो हो सकता है इसका भी अगर हम देखें ना, सो x2 - x1 है, तो तुम इसमें भी वो देख सकते हो कि लाइक अगर एक फर्स्ट x1 छोटा है तो x2 - x1 होगा या x1 - x2 होगा, ये दो केस है ना यहाँ पे, तो उसके हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं इसका। अच्छा, इसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूशन एक बार देखेंगे, वो बता दीजिए, दो केस थे। देखो मैं एक बार ट्राई करता हूँ, देखो क्वेश्चन यहाँ है कि नहीं, क्वेश्चन तो बुलाया नहीं, तो चलो ट्राई करके देखते हैं। तो हमें बता रखा है कि x1 x2 जो है वो आपका एक्सपोनेंशियल है ना, 1 है। सो सी, जैसे फोर्थ पार्ट है, सो इन द थर्ड पार्ट देयर इज नो प्रॉब्लम। मैंने कहा था कि x इज एक्सपोनेंशियल λ1, लैम्डा इज रेट x1, x2 इज एक्सपोनेंशियल λ2 एंड बोथ आर इंडिपेंडेंट, तो रेट मींस
एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 आई एम सेइंग 1 by lambda 1, ये बोल रहा हूँ। यहाँ भी एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 आई एम सेइंग 1 by lambda 2। तो जो फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स होगा दैट विल बी एक्सपोनेंशियल विथ रेट lambda 1 plus lambda 2। means this is a theorem, I'm writing a theorem. So a first order statistics has mean 1 by lambda 1 plus lambda 2. So with this explanation option C is true, ठीक है ना, because lambda 1 and lambda 2 both are 1. So x1 जो है first order statistics both are exponential 1, तो 1 1 तो 2 1 by 2 तो ओके है। अब ये वाला जैसे केस है तो यहाँ पे मैं टोटल प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज करूँ, देखो डी ऑप्शन में जो अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे क्या मुझे निकालना है, प्रोबेबिलिटी 3 टाइम फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो इसको वही लिखता हूँ, जैसे 2 केसेस है ना, जैसे पार्टीशंस क्या बनेंगे, तुम्हें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2, ऐसा लिख सकते हैं। कब, जब E1 E2 पार्टीशन बना रहे हैं, ठीक ना। चेक, इसको मैं अगले पेज पे करता हूँ, देखो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सो व्हाट आई एम सेइंग कि जैसे मैं पहले भी एक्सप्लेन किया उस दिन कि मान लो ये तुम्हारा E1 का बॉक्स है, ये E2 है, पूरा सैंपल स्पेस है ना, दिस इज E1 दिस इज E2, दिस इज योर A। तो A की प्रोबेबिलिटी कैसे लिखते हो तुम लोग, A इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन E2, इसको यूज करो। इसी से आगे जाकर फर्दर टोटल प्रोबेबिलिटी बना हुआ है ना, दिस यू कैन राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू A गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू A गिवन E2, इसी का नाम है टोटल प्रोबेबिलिटी है। E1 E2 में क्या रिलेशन है, सो E1 इंटरसेक्शन E2 इज 5 एंड E1 यूनियन E2 इज सैंपल स्पेस, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें बात करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन ये बताओ, अगर मैं इवेंट E1 कंसीडर करता हूँ x1 लेस देन x2 एंड E2 कंसीडर करता हूँ x1 मोर देन x2, इक्वलिटी किसी एक में लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंटिन्यूअस है ना, फर्क पड़ेगा नहीं। तो मुझे चाहिए था प्रोबेबिलिटी 3 टाइम फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज लेस देन सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, यही है। सो व्हाट आई एम सेइंग, इसको मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी 3 टाइम, यहाँ देखो तुम्हें दिख रहा है ये इन दोनों का यूनियन सैंपल स्पेस होगा कि नहीं, क्योंकि या तो x1 लेस देन x2 है, x1 मोर देन x2 होगा, ये चीज है ना। तो इसकी और दोनों डिसजॉइंट भी है, तो दिस लेस देन x2 इंटरसेक्शन, तो ये एक इवेंट है तुम्हारा, इंटरसेक्शन ले लो x1 लेस देन इक्वल टू x2, और यहीं पे ले देता हूँ प्लस, या इसको इक्वल टू लो, यहाँ प्लस लगा दो, एक केस यहाँ हो गया, एक केस यहाँ लिख देता हूँ। प्रोबेबिलिटी 3 टाइम फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन x2 इंटरसेक्शन, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास x1 मोर देन x2, ऐसा बोल दो, ठीक है। अब क्या होगा देखो जरा, सो जब x1 मोर देन x2 है, तुम ये केस ले रहे हो, तो उस केस में कि फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्या होगा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, अरे मतलब x1 x2, नहीं समझे नहीं, देयर आर 2 रैंडम वेरिएबल्स x1 x2, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स उन्होंने जो छोटा है वो लेंगे ना, तो मतलब ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है और ये रैंडम वेरिएबल्स है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स किस रैंडम वेरिएबल के इक्वल होगा, ये x2, तो जो छोटा वाला है ना, तो यहाँ पे छोटा वाला कौन सा x2 है, सो 3x2 यहाँ पे लेस देन सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में से कौन होगा, तो मैक्सिमम होता है, तो लार्जर मैक्सिमम, तो ये हो गया। अब ये तो हमें यहाँ पे जॉइंट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स चाहिए नहीं मुझे, अब प्लस अगला केस क्या हो सकता है कि जब x1 लेस देन x2 है, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इन दोनों में से किसके इक्वल होगा, x1 x2 में से कोई एक होगा ना, तो यहाँ पे 3 खुद x1 हो जाएगा, लेस देन मैक्सिमम कौन सा होगा, जो लार्जर है, जस्ट x2। अब ये मुझे अगर चाहिए तो अब मुझे ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के जॉइंट की जरूरत नहीं है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे सिंपली आप क्या करोगे, जो आपका x1 x2 का जॉइंट पीडीएफ है, तो एक का तो e की पावर माइनस x1 और दूसरे का e की पावर माइनस x2 dx1 dx2 डबल इंटीग्रेशन। अब यहाँ देख लो, अगर मैं x1 का रेंज लिखूं पहले तो क्या होगा, 3x2 से इंफिनिटी x1 का रेंज, और x2 का 0 to infinity, ये हो गया,
ऐसे ही यहाँ पे ज्वाइंट पीडीएफ दोनों का लिख लेंगे अगर, तो e की पावर -x1 e की पावर -x2, यहाँ चलो पहले dx2 कर देता हूँ, dx2 dx1, तो x2 का लिमिट 3x1 से कितना आएगा इन्फिनिटी, और यहाँ 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखो सिंप्लीफाई करके यहाँ से आंसर आ जाएगा। यस सर 7/3 टोटल कितना आएगा, मतलब जो ऑप्शन इन्होंने पूछा है वो तो नहीं है इसमें। हाँ आंसर क्या आएगा, इसको इंटीग्रेट करके देखो अभी आंसर क्या आएगा। मतलब दोनों का आंसर एक ही आएगा। हाँ दोनों सेम ही आएगा आई थिंक, हाँ ऐड ही हो जाएगा क्योंकि आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। अगर तुम वेरिएबल इंटरचेंज कर दो ना सेम ही बन जाएगी। सर हाफ आएगा हाफ आएगा, टोटल हाफ आएगा, मतलब ये 1/4 आया होगा ऐसा। हाँ ये 1/4 है। हाँ ये 1/4 आ रहा है हाँ सो हाफ आ गया आपका, ठीक है। सो यहाँ क्या, 1/3 बोला है। यहाँ क्या बोला 1/3, तो ये गलत हो गया मतलब। ओके, दूसरा इसका मेथड था, सेकेंड मेथड क्या था, सेकेंड मेथड जो हमने अभी लिखा था कि मैं फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इसका जॉइंट पीडीएफ लिखता, एक्स वाई के टर्म में जाओ, एक्स वाई में लिख लो, x1 x2 में, x1 x2 में लिख लो। सर इसमें जॉइंट चाहिए सर, ये मिनिमम और जो मैक्सिमम होते हैं ये इंडिपेंडेंट नहीं होते एक दूसरे से? नहीं कोई रूल नहीं इंडिपेंडेंट नहीं होते, यहाँ पे रैंडम वेरिएबल x1 x2 इंडिपेंडेंट है, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इंडिपेंडेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर x1 मिनिमम है, मतलब और ये जो है रैंडम वेरिएबल x1 अगर मिनिमम है तो पक्का x2 मैक्सिमम होगा, तो डिपेंड कर रहा है ना एक दूसरे से। हाँ ओके गुड। मतलब इसको आपने वो टोटल प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में ब्रेक किया है ना। हाँ हाँ यस, वो टोटल प्रोबेबिलिटी वाला यूज किया कॉन्सेप्ट मैंने, ये वाला हाँ वही टोटल प्रोबेबिलिटी, बात वही है, बाद में डिवाइड करता मैं तो कैंसिल हो जाता वो। हाँ हाँ समझ गया। सो अगर तुम इसको ये लिखते तो भी ठीक था, यहाँ से भी लिखते तो बाद में जब डिवाइड करते प्रोबेबिलिटी से वो कैंसिल हो जाता, तो यही बचता फिर। ये है, ये भी कर सकते थे, अपॉन E2 करते थे, E2 E2 कैंसिल, E1 E1 कैंसिल, टोटल प्रोबेबिलिटी यूज किया समझ लो, ये है। सो ये चीज और ये चीज सेम ही तो है, तो मैंने डायरेक्टली ये लिख दिया, तुम ये लिखो बाद में E1 कैंसिल करो, वही चीज है। तो इससे आगे ठीक है, अभी दूसरा ये है ना, वरना अगर तुम सोचो डायरेक्टली करते तो 1/4 आ जाएगा तुम्हारा आंसर, लेकिन 1/4 नहीं 1/2 इसका आंसर होगा। दूसरा तरीका मैं था ना, इसका ज्वाइंट लिख लें हम, अगर 2 था सो 2 फैक्टोरियल अपॉन जो था ना वहां पे क्या था, जो फॉर्मूला लिखना था हम लिख रहे थे हम लोग, यहाँ पे देखो इसमें क्या है कि इसमें ये फॉर्मूला r को 1 रखो, s को 2 रखो और n को भी 2 रखो, दो ही है, तो उससे सेकेंड डी ऑप्शन करने के दूसरा मेथड ये है कि r को 1 रखूं मैं, s को 1 रखूं और n को 2 रखूं, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स सेकेंड ऑर्डर स्टैट्स, तो r की जगह 1, s की जगह 2 और n सैंपल साइज है, सैंपल साइज यहाँ 2 ही है तो n को 2 रखेंगे। सो पुट कर, इससे भी कर सकते हैं हम लोग, सो यहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं, तो ये भी तुम ट्राई करेंगे, थोड़ा है टाइम टेकिंग लग सकता है। तो अब देख लो, अगर मैं r को 1 रखता हूँ तो 0 हो गया, r को 1 रखूंगा तो यहाँ s फैक्टोरियल हो गया, s 2 है और 2n भी है तो वो कैंसिल हो जाएगा, n माइनस s कितना होगा, n माइनस s, n 2 था s भी 2 है तो ये भी 0 हो गया, तो फाइनली तो 1 ही हो गया टोटल, हाँ। तो इसकी पावर क्या रहेगी 0, यहाँ पावर क्या है s माइनस r माइनस 1, तो s 2 है r माइनस 1 कितना आ जाएगा, s 2 है r 1 है, तो ये भी 0 हो गया ना पूरा, तो बस ये बचेगा आई थिंक n माइनस s, अच्छा n 2 है s 2 है तो ये भी 0 हो गया, तो बचा क्या ये, हाँ n फैक्टोरियल, क्योंकि ना क्योंकि r माइनस 1 भी 0 फैक्टोरियल हो गया, s माइनस r माइनस 1 भी 0 फैक्टोरियल हो गया, n माइनस s भी 0 फैक्टोरियल, क्योंकि सैंपल साइज 2 ही है ना, तो ठीक है। देख लो r को 1, s को 2, n को 2 रखो, तुम लिख के देखो ना, मैं बोल रहा हूँ तुम नोटबुक को लिख के देखो, कई बार ना बोलने में गलती हो जाती है ना ऐसे,
n को 2, r को 1, s को 2, तो ठीक है ना, ये 0 फैक्टोरियल, ये भी 0 फैक्टोरियल, ठीक है। एंड ये पावर में 0 है तो 1 हो जाएगी, पावर में 0 1 हो जाएगी, ये भी 0 हो गई 1, तो यहाँ ये जॉइंट पीडीएफ आ गया x1 लेस देन x2। देखो तो यहाँ आएगा, तो इसको तुम लिखते तो डायरेक्टली तुम्हारा आंसर आएगा एट द एंड, ये हमारा आ गया fx x1 इंटू, जो fx मतलब कॉमन पीडीएफ जो है, इसको मैं fx बोल रहा हूँ ना, सो fx x2 कब x1 लेस देन x2, तो ये x1 x2 का ज्वाइंट पीडीएफ आ गया, ये होगा ना, देख लो। वो भी तो रहेगा ना। हाँ 2, हाँ 2 मिस कर दिया। हाँ यहाँ पे आई थिंक 2 टाइम आएगा, 1 मिनट, इसमें देखो 2 का कहाँ से आएगा, सर वो n फैक्टोरियल। हाँ फैक्टोरियल सर। 2 माइनस 1 माइनस 1, अच्छा वो मैंने मिस करा, 2 वाला n फैक्टोरियल वाला 2 रहेगा, ये 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल है ना, 2 आएगा, तो ये वाला 2 यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या आ गया एक्चुअली, तो फाइनली कहने का मतलब मैं बता दूं, 2 e की पावर माइनस x1 e की पावर माइनस x2 x1 लेस देन x2, ये आपका ऑर्डर इन दोनों का फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर स्टैट्स का ज्वाइंट पीडीएफ आ गया। अब आपको जब ये फाइंड करना है 3 टाइम फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो आप क्या करोगे, इसका जो ज्वाइंट पीडीएफ आया है, सेकेंड मेथड है ये, 2 e की पावर माइनस x1 e की पावर माइनस x2 dx1 x2। अब आपको देखना है यहाँ 3x1 लेस देन x2 है ना, ये वाला ना, तो इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको, ग्राफ से देखना पड़ेगा क्या रेंज लोगे तुम, बताओ क्या आएगा। मतलब वो x1 की जगह x1 ही आ जाएगा ना। हाँ। ऑर्डर की जगह। इसका सैंपल स्पेस तुम्हारा x1 लेस देन x2 है, लेकिन इवेंट तुम्हारा 3x1 लेस देन x2 है, ठीक, और ये मोर देन 0 होगा ना, 0 लेस देन, इस तरह से एक्चुअली। सर आपने जो उस क्वेश्चन में करा है वही तो लिमिट होगा सर। हाँ लिमिट तो वैसे ही होगा, यस वही होगा एक्चुअली। देखो यहाँ ये मैं बोल रहा हूँ तुम्हें यहाँ से, तो x2 की लिमिट क्या लोगे तुम, अगर मैं पहले dx2 लिख दूँ, सो dx2 और dx1 लिख दूँ, सही कह रहे हो तुम, सो पहले मैं dx2 लिख देता हूँ, तो d अब वो अब तुम्हें दिखेगा सेम ना, dx2, तो x2 की लिमिट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 3x1 से कहाँ तक, यहाँ x2 लेस देन इन्फिनिटी है ना, पूरा अगर इसका सपोर्ट लिखोगे तो x2 लेस, ये सपोर्ट क्या है ज्वाइंट का, ज्वाइंट का जो सपोर्ट है यही तो है, जैसे x1 लेस देन x2 है, x2 लेस देन प्लस इन्फिनिटी, यही ना, और ये मोर देन 0, यही होगा। तो यहाँ x2 की वैल्यू 3x1 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है, ये इवेंट है ना 3x1 से स्टार्ट हो गया इन्फिनिटी तक, करेक्ट, और अब x2 बोलो, x1 कहाँ से कहाँ तक है, 0 से इन्फिनिटी तक, तब भी आंसर आपका यही आएगा, 2 बाहर रहेगा 1/2 है। और इंटू 1/4, ये वही इंटीग्रल बना है जो यहाँ एक इंटीग्रल है, जो इंडिविजुअल कोई एक इंटीग्रल, मान लो ये वाला ले लो, ये वाला है ना, ये वाला इससे आया, सो वैसे ही 3x1 से इन्फिनिटी 0 से इन्फिनिटी, तो ये 1/4 आया, तो वही चीज़ यहाँ भी है, तो ये 2 टाइम 1/4, तो फाइनल ये भी 1/2 ही आ गया। तो ये दूसरा मेथड ये है कि ज्वाइंट लिख के फिर इंटीग्रेट करो। तुम्हें अगर इसमें प्रॉब्लम हो तो y1 y2 मान लो। हाँ सर इसमें सर खास बात यही है कि इस जॉइंट पीडीएफ को याद करना। हाँ, यहाँ पे ये है कि ज्वाइंट पीडीएफ फॉर्मूला याद यहाँ होना चाहिए, ऐसा सिलेबस उन्होंने डिटेल में लिखा नहीं, उसको लिखना चाहिए ज्वाइंट पीडीएफ बनाना, वहाँ लिख दिया बस सारे थॉट स्टैट्स, और एग्जाम में ये पूछ रहा है, तो ठीक है, अलग अल्टरनेटिव वे है इसका। अब इसमें भी यही चीज़ है, x2 माइनस x1 का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, तो आपको वही देखना पड़ेगा, मुझे लगता है एक बार ट्राई कर लेते हैं। देखो, सो डिफरेंस ऑफ एक्सपोनेंशियल क्या होता है, डबल एक्सपोनेंशियल, तो वैसे यहाँ भी हो जाएगा, तुम जो मैंने टोटल प्रॉपर्टी यूज किया है, टोटल प्रॉपर्टी यूज करके यहाँ भी हम डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं उसका। देखो सो एट द एंड काई स्क्वायर 2 आ जाएगा, है ना,
तो मेन हमारा चैलेंज क्या है, देखो सीडी तो हो गया, ए बी के लिए मेन चैलेंज क्या है कि मुझे इसका डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करना पड़ेगा ना। सर इसमें ये भी है कि अगर एक को किसी को ट्रू माने तो ऑटोमेटिकली ऊपर ट्रू हो जाएगा, मतलब बी को ट्रू माने तो ये ट्रू हो जाएगा। अच्छा ठीक है, हाँ तो बी को ट्रू मान लोगे, 2 से तुम यहाँ है ना 2 टाइम काई स्क्वायर 2, ये आएगा इस तरह से। ठीक है ना। ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं। हाँ तो पूछा कहते हैं विच वन इज फॉल्स, ये पूछा ना, तो फॉल्स तो डी वाला आ गया ऐसे तो मतलब ये दोनों ट्रू ही स्टेटमेंट है, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट फॉल्स होगा कोई। तो वैसे तो एग्जाम में ठीक है, लेकिन हम सीखने के लिए कर रहे हैं। एग्जाम मान लो डी तुमने ट्राई किया, डी हमने 2 मेथड से किया है, एक ये मेथड और एक ये मेथड, 2 तरीके से किया है। सो डी फॉल्स आया तो बाकी ट्रू होगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन फॉल्स होगा, एमसीक्यू है ये। लेकिन हमें तो सीखना है। सो हाउ टू फाइंड, तो एक तो सिंपल तरीका है। अब तुम देखो जैसे ज्वाइंट तुमने निकाल रखा है, तो इस ज्वाइंट से मार्जिनल आ जाएगा। अभी जैसे मैंने x1 x2 का ज्वाइंट फाइंड कर लिया, एक मिनट देखो यहाँ लिखता हूँ मैं, इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो तो y1 मैं लिख देता हूँ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स को, और y2 लिख देता हूँ सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स को। सो मीन ऑफ x1 x2 है और ये मैक्स ऑफ x1 x2 है। ठीक, मेरा जो x1 है वो एक्सपोनेंशियल 1 है और x2 भी एक्सपोनेंशियल 1 है, और दोनों इंडिपेंडेंट है, वो दे रखा है। ठीक, तो हमने अभी फाइंड किया था जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का। तो मतलब हमने जॉइंट फाइंड किया था y1 y2 का, तो मैं y1 y2 में लिख देता हूँ, ताकि वो जब मैं x1 बोलता हूँ रैंडम वेरिएबल बोलूँ, कई बार है x1 इसको बोलते हैं x1 इसको, तो बच्चा कंफ्यूज होता है कौन सा वाला x1। तो एक तो ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स x1 है और ये रैंडम वेरिएबल x1 है ना, इस तरीके से। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन आया था 2 टाइम e की पावर माइनस y1 e की पावर माइनस y2 y1 लेस देन y2, है ना, ये है। सो अब बताओ तुम्हें ज्वाइंट अगर पता है तो क्या तुम डिफरेंस का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल पाओगे कि नहीं, निकाल पाएंगे ना। कैसे, यहां से मैं मार्जिनल निकाल सकता हूं y1 का, निकाल सकते हैं। ऐसे हमें तो पता भी है मार्जिनल, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स का पीडीएफ तो ऐसे ही पता है पहले से, हाँ सर, 2 माइनस 2 ऐसा है। हाँ तो जैसे वैसे अगर फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स का तुम जानते हो पीडीएफ, तो वैसे क्या आता है, f ऑफ x1 क्या आता है, n टाइम 1 माइनस cdf ऑफ x की पावर n माइनस 1 इंटू pdf ऑफ x, ये आता है ना। एंड nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का क्या आता है, n टाइम cdf ऑफ x की पावर n माइनस 1 pdf ऑफ x। सो ये हमारा है, मतलब यहाँ पे सैंपल साइज भी 2 है, और तो फर्स्ट और nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ही है। ठीक है, तो वैसे यहाँ से भी तुम चाहो तो फाइंड कर सकते हो। अगर मुझे ज्वाइंट पता है मार्जिन यहाँ से भी आ जाएगा, नहीं तो मुझे डायरेक्टली भी पता है फॉर्मूला, तो ये भी अप्रोच है, यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं। सो तो फाइनल आंसर क्या आएगा यहाँ से, 2 टाइम e to the power minus 2, मतलब y1 के टर्म में लिखूं माइनस 2y। ठीक, तो यहाँ से आ गया y मोर देन 0, ये हो गया। ये क्या आएगा y2 का, 2 times 1 minus e to the power minus y2 whole to the power हाँ। 1 और e तो ये ऐसा हो जाएगा 2e की पावर माइनस y2 1 माइनस e की पावर माइनस y2, ये वाला, हाँ ऐसे, क्योंकि y2 का टर्म में लिखना ना, तो वहाँ वेरिएबल y2 हो जाएगा। तो cdf आएगा 1 माइनस दिस, और pdf है तुम्हारा माइनस y2। सो ये तब है जब y2 मोर देन 0 है। अब ये बताओ, अगर तुम मुझे y1 माइनस y2 का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है तो कैसे निकलेगा। मान लो इसका नाम w है, तो कैसे निकलेगा। इसमें वही जैकोबियन लगाएंगे। हाँ, उससे कर सकते हैं, तरीका वो भी है। मुझे लगता है ना वो रेंज का एक फॉर्मूला है एक्चुअली, क्या है ना,
ये क्या है एक्चुअली, y मतलब y2 माइनस y1 ना। तो मुझे लग रहा है कि nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का थ्योरम लिखा देता हूँ, है ना। वो डिस्ट्रीब्यूशन, रेंज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? आई थिंक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n into n minus 1 kdf of xn minus kdf of x1 raised to n minus 1 ऐसे कुछ करके। ये रोयादगी में डिराइव कर रखा है एक्चुअली, है ना। इसने यहाँ पे तुम देखना ना, इसने डिराइव कर रखा है रेंज का डिस्ट्रीब्यूशन। ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ फर्स्ट एंड nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो ओके, और रेंज का भी पीडीएफ इसने डिराइव कर रखा है। तो यहाँ पे मतलब इसी पे क्वेश्चन बनाया है इसने, है ना। सो मतलब ठीक है, यहाँ से ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब ये मेरा y2 माइनस y1 है। तो मैं एक नया रैंडम वेरिएबल ले लूँ अगर, देखो अप्रोच बहुत सारे हैं, हो सकता है कुछ ऐसे भी जो मैं नहीं बता रहा हूँ आसान हो सकता है, आप सोचोगे तो भी आ सकता है। तो अभी जैसे एक अप्रोच मान लो ये मैं लूँ कि यूज दिस एंड v कुछ ले लो, क्या लेना चाहोगे, y1 या y2 कुछ भी। तो वो भी तरीका है कि u v का ज्वाइंट है ना, जैकोबियन वाले तरीके से, क्योंकि ज्वाइंट मिल चुका है तुम्हें, तो जैकोबियन टाइम f ऑफ y1 y2 तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी uv का। तो ये भी एक तरीका है। फिर u का उसके बाद v है ना, v तुमने y1 ले लिया तो u का आ जाएगा इसके बाद। सो एक अप्रोच ये है तुम्हारे पास, ये तुम्हें करके देखना पड़ेगा, ठीक है ना। सो ये बता रहा हूँ कि एक अप्रोच ये हो गया कि व्हाट इज द पीडीएफ ऑफ u। सो यहाँ से फिर ये जो f ऑफ u v तुम निकालोगे उसको v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो। v तो तुम्हारा क्या है, y1 ही लिया, y1 0 से इन्फिनिटी है। सो ये तुम इंटीग्रेट करोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा u का। u क्या है, रेंज है एक्चुअली, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, n यहाँ 2 ही है ना, तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस फर्स्ट ऑर्डर। मैं डायरेक्टली तुम्हें वो थ्योरम लिखा देता हूँ, रिजल्ट ही लिखा देता हूँ जो रैंडगी में है। तो उसमें एक तो ये बता रखा है, ठीक है। हमने ज्वाइंट तो देख ही लिया अभी कि व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ज्वाइंट एंड अच्छा इन केस ऑफ यूनिफॉर्म बता रहेगा ये। तो देखो इससे थोड़ा कैलकुलेट करके देखो, तो ये तरीका इससे पहले करके देखो क्या आएगा। तो आ तो जाएगा, का स्क्वायर 2 ही है ना, 2 टाइम वो का स्क्वायर 2 आ जाएगा। ओके देखो एक रिजल्ट ये है, हाँ
देखो ये कुछ ऐसा एक रिजल्ट है कि लाइक अगर सैंपल तुम्हारा एक्सपोनेंशियल 1 है ना, तो xi-1 जो होगा ना, ये जो होगा काई स्क्वायर 2 टाइम n-1 होगा। तो यहाँ तुम्हारे पास तो n2 ही है एक्चुअली, है ना। डिफरेंस ऑफ ऑर्डर स्टैटिस्टिक इन केस ऑफ एक्सपोनेंशियल। ठीक है ना, देखो तो इसमें फिट बैठेगा। इसको अगर यूज करो तुम तो x2 माइनस x1 तुम्हारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, मैं डायरेक्टली का इक्वल टू, ये सही भी है, एक बच्चे में चेक कर रहा हूँ, एक मिनट, कि ये ट्रू आएगा। नहीं, लेकिन वहां तो 2 टाइम है ना, तो कुछ प्रॉब्लम, मतलब वो तो 2 टाइम वहां पे। समथिंग इज रॉन्ग। ये सर ये थ्योरम गलत है ना। हाँ, कौन सा थ्योरम? ये हाँ हाँ, मतलब थ्योरम नहीं, मतलब मैं स्टेटमेंट देख रहा था एक जगह, तो थोड़ा सा इसमें एक्सपेरिमेंट किया हुआ इसने एग्जैक्टली नहीं लिखा है ये कुछ। हाँ, मतलब वही गलत बोल रहा है। सो स्टेटमेंट मैं ढूंढ रहा था, ऐसा कुछ है क्या? तो एक तो अप्रोच ये है, मैं दूसरा अप्रोच ढूंढ रहा हूँ। एक तो इससे आ जाएगा, लेकिन मैं शॉर्टकट को ढूंढ रहा हूँ, डायरेक्टली रिजल्ट उससे हो जाए। ठीक है, दूसरा अप्रोच क्या है इसका? सेकेंड अप्रोच का हम ट्राई कर सकते हैं उससे, है ना, जो मैं कह रहा था तुम्हें। तो एक तो ये अप्रोच है, ठीक है ना, एक तो ये अप्रोच जहाँ से यूवी का डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, फिर यू का आ जाएगा। दूसरा अप्रोच अगर मैं वही टोटल प्रोबेबिलिटी वाला यूज करूँ तो क्या आएगा? अगर मैं चाहूँ कि लाइक देखो, जैसे अगर मैं लिखता हूँ कि मेरा W है सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना, तो अगर मैं इसका CDF लिखूं, ठीक है, तो क्या होगा? W लेस देन इक्वल टू W। अब इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक करूं, अरे कुछ प्रूफ करने की मैं कोशिश कर रहा हूं, अदरवाइज डायरेक्टली स्टेटमेंट लिख सकते हैं प्रूफ के बाद। तो यहां से जैसे मान लो x1 लेस देन इक्वल टू x2 है। दूसरा केस है कि प्रोबेबिलिटी कैपिटल W लेस देन इक्वल टू W इंटरसेक्शन x1 मोर देन इक्वल टू x2 है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो यहां से क्या आएगा अब तुम बताओ? जैसे x1 लेस देन x2 है, तो ये तुम्हारे पास क्या बन जाएगा? W यहाँ पे कैपिटल W क्या हो जाएगा? x1 छोटा है ना, x2 बड़ा है, तो यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली x2 ही है, तो x2 माइनस x1 लेस देन इक्वल W, यही होगा, है ना, ठीक है, प्लस वहां पे क्या आ जाएगा? उल्टा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, फिर x1 मोर देन इक्वल टू x2 है, तो मैं प्रूव कर रहा हूं उसका डिस्ट्रीब्यूशन W का CDF निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहाँ पे आपके पास W की जो वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि x1 ज्यादा है, रैंडम वेरिएबल x1 की वैल्यू ज्यादा है, तो मैक्सिमम जो हो जाएगा x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू W। अब ये क्या आएगा? चेक करो इसका, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? डबल एक्स
ठीक है ना। सो डबल एक्सपोनेंशियल में CDF क्या आएगा, CDF एक्सप्रेशन बताओ, वो CDF लिख लो फिर उसको ऐड करके देखो। तो यहाँ पे x2 माइनस x1 एंड x1 माइनस x2 तो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, होगा कि नहीं, जो x1 माइनस x2 और x2 माइनस, क्योंकि x1 x2 आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है आईआईडी है तो होना चाहिए। तो डिफरेंस भी क्योंकि x1 x2 खुद आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसका डिफरेंस भी आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ये है ना। सो x1 इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विद x2, तो x1 माइनस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन और x2 माइनस x1 का डिस्ट्रीब्यूशन सेम ही रहेगा। तो यहां से इसको मैं कर देता हूं 2 टाइम प्रोबेबिलिटी x2 माइनस x1 लेस देन इक्वल टू w, सेम ही आएगा। अब इसका CDF तुम लिख लो क्या है, तो उससे आ जाएगा, डबल एक्सपोनेंशियल का CDF लिख लो। तो ये एक अप्रोच है प्रूफ करने का, प्रूफ मैं कर रहा हूं इसलिए। सो हाँ तो सर अब ऐसे कर लो ना, x1 को लेट्स से मान लो y ले लो या कुछ भी ले लो, उधर भेज दो और फिर ये ऐसे करता है ना कि के रोड की में क्वेश्चन ऐसा ही है। हाँ वो कन्वोल्यूशन मेथड तुम कह रहे हो, हाँ क्योंकि डिपेंडेंट भी है आईआईटी के बारे में। सर मैं तो वैसे तो ये हाफ ई टू द पावर माइनस मॉड हो रहे हो जाएगा तो वो स्टैंडर्ड। अच्छा हाँ लाप्लास लिख सकते हैं सर। हाँ और लेकिन हाफ एक्सपोनेंशियल माइनस इंफिनिटी टू w लेंगे फिर उसको ब्रेक कैसे करेंगे 0 पे। हाँ एक बार तो ब्रेक होगा देखो इसको कैसे, एक तरीका ऐसा तुम जो कह रहा था वो कि अगर तुम ऐसा करो fx at x1 और ये हो जाएगा CDF ऑफ x2 at w प्लस x1 dx1 0 से इंफिनिटी, ये भी कर सकते हो तुम। क्या किया मैंने, देखो ध्यान से। तो यहाँ मैं x1 को राइट में शिफ्ट किया, ठीक है ना, तो x2 लेस देन w प्लस x1, ओके। अब मैंने x1 का PDF यूज कर रहा हूँ और मैंने स्मॉल x1 वहाँ यूज कर लिया, तो इसको कन्वोल्यूशन मेथड बोलते हैं। ऐसे सिलेबस में लिखा नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन का एक और तरीका है ये। इससे तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड लाप्लास बन जाएगा तो उसको क्या ही करना। हाँ तो लाप्लास बन जाएगा लेकिन उसका 2 टाइम्स आएगा, स्टैंडर्ड लाप्लास डायरेक्ट नहीं बनेगा, 2 टाइम भी तो है CDF। देखो ये तुम्हें पता है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन लाप्लास है ना, तो लाप्लास का CDF क्या है तो पूछ रहा हूँ, व्हाट इज CDF ऑफ लाप्लास। सो यहाँ पे तुम किसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालो, W का ना। वही सर स्टैंडर्ड लाप्लास जब बनेगा तो उसको ब्रेक कैसे करेंगे, मतलब 0 पे जाएगा या w पे। 0 पे, फिर तो 0 पे ही जाएगा ना, फिर w भी तो पता नहीं है ना क्या है। अच्छा हाँ ये भी तो दिक्कत है। ओके चलो इस पे जा टाइम, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, इस पे जा टाइम, इसको मैं हाँ पहले वाले में w पॉजिटिव है और दूसरे वाले में तो पॉजिटिव है। हाँ क्योंकि हमने वो लिया ना सेकेंड ऑर्डर स्टैट्स मैंने फर्स्ट, तो यहाँ W का सपोर्ट तो पॉजिटिव ही है। हाँ तब तो 0 पे ही सर मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है वो लगा लो आप। हाँ वो भी कर सकते हैं लेकिन मैं डिराइव करना चाह रहा था डिस्ट्रीब्यूशन, सो कोई नहीं, इसको मैं ट्राई करता हूँ एक बार फिर से। एनीवे तरीके और भी हैं, मतलब पूछना नहीं चाहिए वैसे। पता नहीं एग्जाम वालों सिलेबस कुछ देते हैं, पूछ कभी कुछ भी लेते हैं, वो उनका कोई ठिकाना नहीं है। कई क्वेश्चन हाँ होते, एक आध तो होता ही है ऐसा पेपर में ना। सर वो कोई फॉर्मूला बोल रहे थे वो क्या था? हाँ वो फॉर्मूला मुझे अभी ड्राइव करना पड़ेगा, एग्जैक्ट कोई सही से जगह दिख नहीं रहा बुक में मुझे कोई, तो उसका मैं एग्जैक्ट देख के नेक्स्ट क्लास में बताऊँ, फॉर्मूले से भी हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक्सपोनेंशियल में फॉर्मूला ये है कि रेंज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, रेंज क्या होता है,
nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। एनीवे, तो इसमें तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, लेकिन मेरा ये प्लान था कि इसमें व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ये डिराइव करिए। ट्रू स्टेटमेंट तो ट्रू है ये। अच्छा, ऐसे हम डायरेक्टली मीन ऑपरेट कर दो तो वेरीफाई कर सकते हैं। अगर फॉल्स हो तो मान लो अगर वैसा हो तो मीन से हम एक बार वेरीफाई वैसे कर सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन बताना डिफिकल्ट है ना वैसे। सर एक क्वेश्चन था आउट ऑफ है, मतलब उस सिलेबस में नहीं है कि जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। हाँ, लेकिन फर्स्ट एंड nth ऑर्डर स्टैट्स है वहाँ पे, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है उसने पूछ लिया है, तो है ना ये हमारे पास। अच्छा ये चलो अभी छोड़ो, ये बताओ सीधा सीधा एक कभी ड्राइव करते फिर अगला। और कौन सा डाउट है इसमें? तो अभी मैं ये पूछूं तुम लोगों से डायरेक्टली, सो व्हाट इज द जॉइंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। अगर हम ये हम लोग लिखना चाहे, मान लो एक्स वाई में लिख देता हूँ मैं, तो क्या आएगा ये, उसमें पुट करो जो फॉर्मूला था, है ना। तो वहां पे क्या था, n फैक्टोरियल r माइनस वन, तो ये जीरो फैक्टोरियल हो जाएगा। फिर क्या था, s माइनस r माइनस वन, तो यहाँ क्या आ जाएगा n माइनस टू, क्योंकि s भी तो n ही है। और नेक्स्ट क्या था, n माइनस s, तो n माइनस s, तो s तो n ही है, जीरो फैक्टोरियल हो गया। फिर यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, डिफरेंस ऑफ CDF एट y माइनस डिफरेंस ऑफ CDF एट x, बाकी जीरो हो गया, मतलब जो पहला टर्म था वो जीरो हो गया, और लास्ट वाला भी। सो ये कितना रहेगा, n माइनस टू और fx एट x, fx एट y। देखो जी यही आएगा x1 xn का, तो n इंटू n माइनस वन CDF ऑफ x एट y। एक सैंपल का एक्चुअली x लिख रहा हूँ मैं, सैंपल के लिए लिख रहा हूँ, हाँ ये फॉर्मूला बोल रहा था ठीक है ना, या x1 x2। हाँ मैं समझ रहा हूँ, मतलब तरीके बहुत सारे अप्रोच है। अब तुम्हें चलिए घर पे बैठ के थोड़े एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे कि क्या अप्रोच इजी है, तो है ना घर पे टाइम में तुम ट्राई कर सकते हो, कई सारे अप्रोच है क्वेश्चंस के। सो अभी मैं x1 x2 में लिख देता हूँ, चलो। सो ये x2 है, ये x1 है, x1 है, और इसको x2 लिख लो। सो अप्रोच तो बहुत सारे हैं, अब तुम्हें ट्राई करके देखना पड़ेगा। सो यहाँ से fx एट x2 माइनस CDF एट x1, और इस पूरे की पावर है n माइनस टू fx एट x1, fx एट x2। सो ये मतलब आ गया जॉइंट PDF ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स एंड nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इन जनरल, ठीक है ना। सो ये है, ओके ठीक है। हमारे केस में तो ये है कि हमारा तो बस सिंपल है कि लाइक यहाँ पे सैंपल साइज ही 2 है, तो n की जगह तुम 2 रख दोगे तो 1 2, वही मैंने पहले किया था ना कि लाइक वहाँ जो हम कैलकुलेट कर रहे थे फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स सेकेंड ऑर्डर स्टैट्स, तो चूंकि यहाँ पे तो n2 ही है ना, तो n2 इधर 2 n2 जो आपका आया था, है ना, n को 2 रख दोगे तो पावर 0 हो गया। सो ये तो जस्ट 2 टाइम f ऑफ x एट x1 जो हमने कैलकुलेट किया था, ये दूसरे तरीके से यही चीज़ है ना, यही आया था ना यहाँ पे। बट यहाँ पे सपोर्ट क्या होगा, सपोर्ट है x1 लेस देन x2। क्यों, क्योंकि है ये पहला वेरिएबल फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स के लिए है, दूसरा वेरिएबल सेकेंड या nth। यहाँ भी सपोर्ट वही होगा, यहाँ भी सपोर्ट रहेगा x1 लेस देन x2, x1 लेस देन x2 सपोर्ट इसका, ठीक है ना, जॉइंट में। सो ये है, बाकी इससे कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है ना, तो मैंने एक दो अप्रोच बताया, उससे ट्राई करके देखो क्या आंसर आता है। यूवी वाला बताया, उससे करके देखो, प्रूव कर सकते हो। और मुझे ऐसा लग रहा है ये थ्योरम ही है जो मुझे एक्चुअली अभी याद नहीं है, इससे मैं यूज नहीं किया, तो मैं समहाउ प्रूव करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है ना। तो क्या हो गया, ठीक है ना, तो ये थ्योरम ही है एक्चुअली, xn माइनस x1 रेंज का डिस्ट्रीब्यूशन, जो मुझे अभी याद नहीं है, तो मैं इसको प्रूव कर रहा था समहाउ। मैं इसको नेक्स्ट क्लास में लिखा दूंगा, तो उससे हो जाएगा इजीली कि nth ऑर्डर स्टैट्स माइनस फर्स्ट ऑर्डर या डिफरेंस ऑफ ऑर्डर स्टैट्स का क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा एक्सपोनेंशियल के केस में। तो उससे डायरेक्टली, जिनको याद है स्टेटमेंट, डायरेक्टली आप टिक कर पाएंगे, जैसे डी ऑप्शन टिक करना है। जिनको स्टेटमेंट डायरेक्टली याद है उससे हो जाएगा, नहीं याद है तो प्रूव करेंगे, जैसे मैं भी समहाउ 2-3 अप्रोच ट्राई किया, और हो जाएगा, पूरा कंटिन्यू करेंगे तो प्रूव हो जाएगा, जो बताया मैंने आपको। एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ मुझे। हो गया, ये डाउट खत्म। अच्छा ये लास्ट ही क्वेश्चन था, ओके। तो पता है ना, यहाँ पे मेन यही रहेगा कि इसका डिफरेंस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो ये कोई थ्योरम ही है ना, वो आपको देखना पड़ेगा। मैं भी अगर चेक करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, या तो कि डिफरेंस ऑफ ऑर्डर स्टेट एक्सपोनेंशियल में क्या है। जैसे हमने जाना यूनिफॉर्म में हमें पता है कि वो बीटा फर्स्ट काइंड बनाता है, तो उसमें हो जाता है। एक्सपोनेंशियल में लिखाया नहीं है मैंने, तो ये एग्जाम में इन्होंने पूछ लिया।
वैसे से इसको पहले भी इनकाउंटर करते तो मतलब पता चल जाता कि वो सही है। अच्छा ओके, मतलब ये दोनों एक साथ। हाँ दोनों एक साथ। हाँ मतलब वो मैं एग्जाम अप्रोच में समझ गया कि जैसे एग्जाम का अप्रोच एग्जाम में तो हो ही जाएगा ना, जैसे हमने सीधा सीधा डी ऑप्शन से स्टार्ट किया हमने, तो हमने दिखा दिया डी ऑप्शन फॉल्स है, इसने पूछा कौन सा फॉल्स है, तो डी फॉल्स है और इसमें एक ही ऑप्शन ट्रू होगा क्योंकि एमसीक्यू है, तो बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बाकी ट्रू ही होगा इस तरह से। तो वो तो हो गया हमारा। या वैसे भी अगर ये ट्रू है तो यहाँ पुट कर दो इसको 2 टाइम्स करके, तो वहाँ आ गया क्या आ जाएगा, F22 बन जाता है, का स्क्वायर 2/2, यही ना, चेक करो तो। हाँ ठीक है, तो वो तो हमने देख लिया, एग्जाम में तो हो जाएगा, एग्जाम में समहाउ तुम कुछ कर सकते हो। मेरा ये पर्पस है कि व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस, ये प्रूव करना, तो प्रूव तो कर ही सकते ना, लिख तो दिया मैंने कि x1 x2 का ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन लिख लिया, ज्वाइंट से दोनों का मार्जिन पता ही है हमें, डिफरेंस को u ले लो, एक को v ले लो, फिर उससे आ जाएगा जैकोबियन मेथड से, तो वो एक तरीका है, एक अप्रोच वो हो गया, तो उससे जैकोबियन वाले मेथड से इजीली आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो कंप्लीट करना मैंने लिख दिया। तो ये है, ठीक है। आई थिंक और कोई इससे रिलेटेड डाउट है तो बताओ, तो है ना। और मैं दूसरा अप्रोच और ढूंढ रहा था कोई आसान सा मिल जाए, बाकी यूवी वाले से तो हो ही जाएगा, जैकोबियन वाले तरीके से इजीली हो जाएगा, ज्वाइंट पता है, मार्जिन पता है, यू डिफरेंस है, वी तुम मान लो x1 को ले लो या x2 को ले लो, कोई एक रैंडम वेरिएबल को, और उसके फिर मतलब इजीली ज्वाइंट आ गया तो मार्जिन निकल जाएगा, तो प्रूफ तो उस तरीके से हो ही जाएगा। ठीक है आई थिंक, तो बताओ और इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है, या चलो गेट में देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन, जैसे गेट में एक दो क्वेश्चन ओपन करता हूँ, जरा ट्राई करो। जैसे ये तो लास्ट क्लास में देख रहे थे, तो इसका तो ऐसे डायरेक्टली इजीली भी हो जाता ना, हमने ये देखा था कि x9 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है यहाँ पे, नाइन्थ ऑर्डर स्टार्ट बीटा 9,1, तो ये जो क्वांटिटी मान लो इसका नाम w है, w का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ये x9 ये बीटा सेकेंड काइंड, बीटा 2 हो जाएगा ना ओवरऑल। हाँ 9,1 उस टाइप से, माइनस x टाइप है ना सर ये, हाँ। हमने भी परसों ही आपने कल सो बीटा सेकेंड काइंड हो गया ये, और बीटा सेकेंड काइंड में मीन कब एग्जिस्ट करती है, जब मोटा होता है ना, तो इसमें 1 एक्चुअली इसका जो पैरामीटर आएगा 9,1 है ना, तो उसको 1 से ज्यादा आई थिंक तब एग्जिस्ट करता है मीन, तो ये इनफाइनाइट आता है, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। नीचे a ओवर b माइनस 1 टाइप होता है ना, हाँ। तो 1 पे नहीं करे तो इसीलिए इसका मेन, ये लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे हम, तो हमने जो किया था, मैंने जो किया था उस समय बीटा 1 करके ही फिर मैं इंटीग्रेट करके दिखा रहा था, तभी मैंने प्रूव किया था, लेकिन उससे आसान अप्रोच ये था कि आप बीटा 2 में कन्वर्ट करके देख लो। मैंने जो लास्ट क्लास में किया था इसको सॉल्व, तो बीटा 1 से ही कंटिन्यू किया था। सो एफ डिस्ट्रीब्यूशन से आएगा, सीधा गेट 2022 का क्वेश्चन देख लो। 22 में एक क्वेश्चन था, ये कौन सा चल रहा है, जैम 2022 ना,
ये क्वेश्चन करो, ये ढूंढ रहा था देखो। तो पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ये पूछ रहा आपसे। बताओ ये 3 स्टेटमेंट है, अब से पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है इसमें। देखो तो x1 x2 x7 जो है रैंडम सैंपल है, मीन 0 वेरिएंस थीटा, नॉर्मल है ना, तो xi's आर नॉर्मल 0 थीटा है, ठीक है। तो सर ये गेट का है? हाँ हाँ, तो कौन से साल का है सर ये? 2022 का। अच्छा ठीक। तो देखो xi अपॉन रूट थीटा क्या हो जाएगा, नॉर्मल 0 1, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, काई बन जाएगा 1। xi स्क्वायर अपॉन थीटा दैट इज काई स्क्वायर 1, ठीक है। तो पहला काम तो ये है कि आप इस पूरे को थीटा से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो मान लो xi अपॉन थीटा का नाम मैं yi रख देता हूँ, है ना। तुम अज्यूम करो कि xi अपॉन थीटा जो है ना उसका नाम मैंने yi रख दिया। सो सपोज दिस इज yi, तो ये कुछ ऐसा बन गया अब y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर y1 स्क्वायर से लेके y7 स्क्वायर तक। तो मेरा yi जो है काई स्क्वायर 1 है अब। अच्छा मतलब yi स्क्वायर बोल दो इसको, ठीक है, मतलब ठीक है ना, मतलब yi इसका नाम रखा है, ये समझो कि yi इज xi अपॉन रूट थीटा। तो इसका नाम yi जो कि नॉर्मल 0 1 है, ईच yi आर नॉर्मल 0 1। सो देख लो अब, सो ऊपर y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर है, यहाँ y1 y2 फिर y3 स्क्वायर से लेके y7 तक है। तो इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, से बीटा काई स्क्वायर 2 जैसे काई स्क्वायर 2 और ये काई स्क्वायर 7 है ना। हाँ नहीं हाँ तो क्या ये f से देखो गलती कहाँ होता है, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कितना होगा बीटा सेकेंड काइंड, बीटा फर्स्ट काइंड होगा ना। फर्स्ट काइंड में कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे, दोनों हो जाएगा। बीटा फर्स्ट काइंड में पैरामीटर क्या है, बीटा सेकेंड काइंड में पैरामीटर क्या है। बीटा सेकंड काइंड में आपका 2,7 आएगा। 2,7 आएगा, एक मिनट, 2/2 1,7/2 ना, 1,7/2 आएगा ना। हाँ 1,7 क्योंकि ये गामा में कन्वर्ट करेंगे तो ये गामा हमारा 1/2 1/2 है, और ये वाला जो है गामा में 7/2 1/2 है ना। तो ये हो गया, हाँ हाँ ठीक। तो एक तो यहाँ से आ गया बीटा 2 में 1 7/2 हो गया। बीटा 1 में क्या होता, 2,5 हाँ तो बीटा 1 में अगर कन्वर्ट करते, नहीं 2/5 क्यों होगा, सर क्योंकि नीचे भी इन्वॉल्व है ना x1 नहीं लेकिन गामा में कन्वर्ट करो उसको, वो f में हो जाता है जो तुम सोच रहे हो, वो f में होता है वैसा, यहाँ नहीं होगा। बीटा 1 में जाने के लिए तुम्हें गामा में लिखना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा न्यूमरेटर अभी क्या है, दिस इज, मैं अगर इसको ऐसा लिखता हूँ, ध्यान दो, अगर मैं ऐसा लिखूँ x अपॉन एक्स प्लस वाई, इसी फॉर्म में लिखना चाहते हैं ना हम, तो जो मेरा x है वो है गामा में 1/2 1/2, अभी भी वही है, सेम ही है ना, वो तो चेंज तो हो नहीं रहा, अपॉन ये है गामा 1/2 1/2 प्लस ये है गामा, अब कितना है 5, 2 इधर हो गया ना, बाहर हो गया, हमने 2 को तो 5 बचे, 5/2 1/2। 5/2 तो अब ये बीटा 1 में कन्वर्ट करोगे तो बनेगा 1/2 5/2 ना, ये बनेगा, हाँ ये बनेगा। ठीक है। सो बीटा, अब गलती कहाँ करते हैं बच्चे, जल्दी जल्दी नहीं कहता काई स्क्वायर 2 अपॉन काई स्क्वायर 7 है, तो लगता है कि f27 बन जाएगा, जो स्टार्टिंग में भी मैं डिस्कस कर रहा था आज ही, आई थिंक स्टार्टिंग में ना, तो कोएफिशिएंट वो बराबर अच्छा डाउट क्लास में डिस्कस कर रहा था आज मैं ये वाला क्वेश्चन, ये इसी कॉन्सेप्ट पे था वो भी ना। तो अपॉन 2 अपॉन 7 कर देगा, फिर f27 हो जाएगा, लेकिन f27 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ये f तब बन सकता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये काई स्क्वायर m अपॉन m एंड काई स्क्वायर n अपॉन n, ये f m n कब बनेगा, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंडिपेंडेंट है ना। तो वैसे कोई सोच सकता है ना कि 2 से डिवाइड कर दो 7 से बैलेंस कर देंगे, तो 7/2 टाइम f27 हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ये बीटा में ही कन्वर्ट होगा, तो 1 में या 2 में,
एफ में नहीं जा सकता, सो दिस इसके पास एफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा एक्चुअली। ठीक है, अब आओ चलो, तो ये हम क्यों कैलकुलेट कर रहे थे अब, तो यहां से बताओ मुझे। चलो ये वाला देख लेते हैं इजीली, जो किया मैंने। अच्छा यहाँ देखो लिख ही दिया, जो मैं कह रहा था, जो गलती जहां बच्चा करेगा, ये ऑप्शन बना रखा है इन्होंने कि इसको तुम 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 7 से डिवाइड, 7 से मल्टीप्लाई, तो तुम ये सोचोगे अच्छा ये k जो है 7/2 करेगा ना, तो काई स्क्वायर 2/7 कर दो ना, 2/7 ना, काई स्क्वायर 2/2, काई स्क्वायर 7/7, तो लोगों को लगेगा ये तो 2/7 f है ना, इस तरीके से 2/7 हो जाएगा, इधर बुला लेगा तो 7k/2 का डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन ये गलत है ना। सर मैं यही सोच रहा था सर। हाँ तो यही मैं कई दिनों से बता रहा हूँ ना कि कब ऐसा एफ लिख पाएंगे, क्वेश्चन ये है ना कब एफ लिख पाएंगे। इंडिपेंडेंट होगा। हाँ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, न्यूमरेटर भी काई स्क्वायर है, डिनोमिनेटर भी काई स्क्वायर है, लेकिन न्यूमरेटर जो रैंडम वेरिएबल्स हैं, डिनोमिनेटर जो है, वो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तब एफ में बनेगा, तो एफ में नहीं जाएगा। तो जैसे ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि यही कहना चाह रहा है 7k/2 जो है f27 हो जाएगा, ये कह रहा है f27 हो जाएगा, गलत है। ऐसा नहीं इसलिए होगा क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, ये x1 x2 यहाँ भी, x1 x2 यहाँ भी है, तो दोनों इंडिपेंडेंट देगा नहीं एक्चुअली, कोई गामा है यहाँ पे, मतलब नॉर्मल भी है, तो नॉर्मल में इंडिपेंडेंट दिखा नहीं सकते तुम। ओके ऑप्शन 1 करेक्ट है। हाँ ये देख लो अब k स्क्वायर, तो यहाँ अगर लिख दिया मैंने बीटा 1 है 1/2 5/2, तो यहाँ से मीन आ जाएगा अल्फा अपन अल्फा प्लस बीटा, वेरिएंस आ जाएगा अल्फा बीटा अपन अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, तो मीन आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा, मीन वेरिएंस को यूज करके हम, मतलब ये k है ना, यही k था ना, तो k का डिस्ट्रीब्यूशन निकाला ना हमने, तो k का डिस्ट्रीब्यूशन ये है, तो k का मीन निकल जाएगा, k का वेरिएंस निकल जाएगा, तो उससे एक्सपेक्टेशन ऑफ k स्क्वायर आ जाएगा, और एक्सपेक्टेशन ऑफ k स्क्वायर आ गया तो वो चेक करना है ट्रू है कि फॉल्स है, आ रहा है चेक करो यहाँ से, उससे बीटा 1 2 इससे भी करना है, ये भी k का ही डिस्ट्रीब्यूशन है, तुम्हें चेक करना है कि ट्रू आ रहा है फॉल्स आ रहा है। पहला क्या कर रहे हैं, द स्टैटिस्टिक्स k एंड दिस आर इंडिपेंडेंट। अब ध्यान दो, इसमें k पूरा और ये इंडिपेंडेंट है, क्यों, क्योंकि आपको थ्योरम याद होना चाहिए गामा वाला, आपको याद है कि x प्लस वाई एंड x अपॉन वाई आर इंडिपेंडेंट इफ x एंड y आर गामा डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका अल्फा 1 बीटा और अल्फा 2 बीटा इस तरह से है, तो और ये भी था कि x प्लस वाई इज इंडिपेंडेंट ऑफ x अपॉन x प्लस वाई, तो उसी लॉजिक से ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तुम गामा का थ्योरम याद करो, मैं कह रहा हूँ गामा में जो थ्योरम्स लिखा है ना मैंने कि x इज गामा अल्फा 1 बीटा, y इज गामा अल्फा 2 बीटा, तो वहाँ थ्योरम था x अपॉन y एंड x अपॉन x प्लस y आर इंडिपेंडेंट, देन x प्लस y ना, इस तरह से और भी डिस्ट्रीब्यूशन थे, तो वो इंडिपेंडेंट होंगे एक्चुअली। चेक कर लो, 3 तुम्हें चेक करना पड़ेगा सही है गलत है, यहाँ से चेक करो पहले, तो यहाँ से EK निकालो, एक्सपेक्टेशन ऑफ K फाइंड करो, जो कि आ जाएगा A अपॉन अल्फा प्लस बीटा, सो 1/2 अपॉन 6/2, सो 1/6 आ गया मीन। वेरिएंस ऑफ K देख लो कैलकुलेट करके, सो वेरिएंस ऑफ K क्या होगा, अल्फा बीटा अपॉन है ना, उससे कैलकुलेट हो जाएगा, कर लो फिर उससे आ जाएगा। ठीक है करके देख लेना। तो मेनली एक क्वेश्चन है ना यहाँ पे रहा कि भाई इन केस ऑफ एक्सपोनेंशियल वन व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस ऑफ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो एक तरीका मैंने बता ही दिया, जैकोबियन तरीके से डिराइव हो जाएगा, वो तुम करके देखना, ना हो तो फिर बताना, क्योंकि ज्वाइंट आ गया मार्जिनल आ गया तो यूवी का ज्वाइंट आ जाएगा जैकोबियन से, फिर यूवी का ज्वाइंट से यू का मार्जिन आ जाएगा, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिख जाएगा काई स्क्वायर है कि नहीं है, या जो भी है वो आपको दिख जाएगा वहां से 2 टाइम करके उस तरह दिख जाएगा। ओके तो उससे आ जाएगा, वो एक अप्रोच है। दूसरा अप्रोच के लिए थ्योरम बना के उसे देख सकते हैं। ठीक है तो चलो फिर आज के लिए यहीं स्टॉप करते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में मैं एस्टिमेशन से कंटिन्यू करूंगा। फिर भी डाउट तो क्लास चल ही रहा है, 6 to 7 डेली चल रहा है, और अभी ऐसे भी तो अभी नेक्स्ट क्लास में जो कल की क्लास होगी उसमें हम लोग एस्टिमेशन स्टार्ट करेंगे, अनबायस्ड कंसिस्टेंट ये सब डिस्कस करेंगे। क्या तो ये वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे आज। सो ये स्टार्ट होगा एस्टिमेशन पार्ट, अनबायस्ड क्या है, सफिशिएंट क्या है, फैक्टराइजेशन थ्योरम, ये सब डिस्कस करेंगे, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अभी क्या, आज तो 6 तारीख ही है, तो मुझे लग रहा है 15-20 तक खत्म हो जाएगा ये थ्योरेटिकली, फिर हम लोग PYQs स्टार्ट करेंगे। ठीक है चलो, तो थैंक यू एंड गुड नाइट।
जी गेट का PYQ हाँ भेजा था, मैं भेजा नहीं था ना। नहीं हाँ वो बेला मैंने उसको बोला है, वो भेज देगा अभी आजकल में सैम्पलिंग का, है ना। तो फिर उसको हम डिस्कस करेंगे, या आप ट्राई कर सकते हो, आप एक एक करके आप एक एक पेपर में जाके, 4 ही तो पेपर, 5 ही तो पेपर है गेट के, 19, 20, 21, 22, 23, 5 ही तो पेपर है। तो आप 1 बाय 1 उसमें जाकर देख सकते हैं, या उसको मैंने बोला है वो आजकल में भेज देगा, तो फिर हम उसको भेज के फिर डिस्कस कर सकते हैं सैम्पलिंग का, है ना। ठीक है। बाकी एस्टिमेशन और टेस्टिंग का तो मिल ही चुका, असाइनमेंट्स पहले भेज चुके हैं। ठीक है, तो सैम्पलिंग का जो असाइनमेंट गेट का है वो आपको ग्रुप में मिल जाएगा आज या कल में, तो फिर उसको आप ट्राई करके और फिर डाउन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, गुड नाइट।